से पानी नीचे वाले एरिया में मूव कर रहा है। तो भी यार पानी की ऊपर वाली लेयर मूव कर रही है, इधर और इधर के पॉइंट में फ्लो करने की एक वजह है। क्या वजह है? प्रेशर डिफरेंस है। तो इस वजह से ये लेयर फ्लो करना चाह रही है। ठीक है, अभी मैं यहां के पॉइंट में बात करूं, यहां और यहां कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं है, तो ये लेयर मूव करना नहीं चाह रही है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि ऊपर वाली लेयर इसलिए मूव कर रही कि कहीं प्रेशर डिफरेंस था, इसलिए ये लेयर मूव कर रही थी। तो वो इंडिपेंडेंटली केवल ये लेयर मूव करे और नीचे वालों को असर ना डाले, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं देखा जाता है। जब भी लेयर मूव करती है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है। इस लेयर के मॉलिक्यूल के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन रखते हैं, और इस लेयर के मॉलिक्यूल नीचे वाली लेयर और नीचे वाली लेयर के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन रखती है, यानी वो इंडिपेंडेंट चीजें नहीं है। तो लिक्विड के फ्लो को हम पहले तो लेयर में तोड़ते हैं, और फिर अगर हम प्रैक्टिकली उनका मोशन देखेंगे तो सबसे ऊपर वाली लेयर का जो मोशन होगा उसके मुकाबले नीचे वाली लेयर में कुछ ना कुछ मोशन होगा, भले उसमें प्रेशर डिफरेंस हो या ना हो। इसके नीचे भी होगा, इसके नीचे भी होगा, और सबसे नीचे एकदम जमीन से चिपकी हुई लेयर होगी, उसके अंदर भी एकदम ना के बराबर वेलोसिटी हम इमेजिन कर सकते हैं। यानी अगर प्रैक्टिकल हम देखेंगे, कोई भी लिक्विड भले वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्यों ना हो, इसके अंदर फ्लो करने की वजह थी हाइट डिफरेंस या कोई और वजह थी, ऊपर वाले के अंदर फ्लो करने की बजाय। सोचो मैं यहां पे एक पानी का छोटा सा सोचो ग्लास से मैंने थोड़ा सा पानी फैला दिया है, अगर मैं इसके ऊपर एक कागज की नाव ऐसे डुबा दूं, तो कागज की नाव तुम गौर से देखोगे यार, थोड़ी देर में उसका नीचे वाला पन्ना गीला हो जाता है। गीला होने का मतलब बेसिकली पानी के मॉलिक्यूल उस कागज के साथ चिपक गए हैं। अगर मैं बोर्ड को चलाऊंगा तो क्या इधर के कागज के मॉलिक्यूल भी, जो पानी के मॉलिक्यूल कागज से चिपके हैं, वो भी चलना स्टार्ट कर देंगे? अगर मैं इस बोर्ड को चलाऊंगा तो यार वो मॉलिक्यूल जो बोर्ड के साथ चिपके हैं वो पानी के चलेंगे, लेकिन क्या उनके नीचे वाले और नीचे वालों को हमने चलाने की कोशिश नहीं की है। तो अगर ये लेयर्स इंडिपेंडेंट होती तो केवल नाव चलती, बाकी का नीचे का लिक्विड रुका रहता। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली देखा जाता है कि ऊपर वाली लेयर चलेगी नाव के साथ, लेकिन उसके नीचे वाली और नीचे वाली और नीचे वाली सारी लेयर में वो डिस्टरबेंस पैदा होता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे मैं कह दूं एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रख दिया जाए, मैं इसको खींचना चाहता हूं, इसको मोशन की वजह दे रहा हूं, लेकिन क्या बताओ नीचे वाला ब्लॉक भी कभी कभी चल देता है। किस वजह से? फ्रिक्शन। यानी यार ऊपर वाला ब्लॉक चलने की वजह कोई है, लेकिन नीचे वाले चलने की वजह नहीं है, बट फिर भी क्या ऊपर वाले ब्लॉक का फ्रिक्शन इसको आगे मिलेगा और इसको पीछे कहां मिलेगा? पीछे मिलेगा। नहीं, ये फ्रिक्शन जैसा फोर्स है जो नीचे वाले ब्लॉक को चलाता है और ऊपर वाले फ्लो का मोशन थोड़ा सा कम करता है। नहीं, यानी अगर मैं इस समय बोर्ड को चला रहा हूं तो ये जो लिक्विड की लेयर है, ये जो इससे चिपकी हुई है ना, वो बोर्ड के साथ साथ चलने का प्रयास कर रही होगी। तो इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं, मैं इसको कई लेयर्स में तोड़ लेता हूं। मैंने कहा ये वो लेयर है जो बोर्ड के साथ चिपकी है, आगे बढ़ना चाहती है। तो क्या नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को फोर्स कहां देती होगी? पीछे। फिर ये वाली लेयर नीचे वाले को कहां देती होगी? आगे। ये पेयर में लगते होंगे। यार ये ध्यान देना, मैं इस ब्लैक कलर से वेलोसिटी दिखा रहा हूं। चलो ये मैंने टॉप लेयर की वेलोसिटी दिखाई है, और ये ब्लू कलर से मैं क्या दिखा रहा हूं? फोर्स। फिर बता यार ये लेयर इस फोर्स की वजह से आगे बढ़ना चाहती है, तो फिर नीचे वाली लेयर उसको फोर्स कहां देगी? पीछे। और ऊपर वाली लेयर नीचे वाले को फोर्स कहां देगी? आगे देगी। क्या इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा और ये डिस्कशन आखिरी तक रहेगा? यानी एक लेयर के चलने की वजह से नीचे वाली लेयर्स में फोर्स डेवलप होता है जो एक दूसरे को चलाता हुआ आगे बढ़ता है। तो अभी मैं कह सकता हूं यार कि विस्कस फोर्स क्या है? तो ये वो फोर्स है जो नीचे वाली लेयर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो ऊपर वाले चलने की वजह से सबको चला रहा है, वही ये विस्कस फोर्स है। इनके बीच में लगता है लिक्विड की लेयर के बीच में लगता है कैसा फोर्स है? तो फ्रिक्शन जैसा फोर्स है। बात क्लियर है? तो ये हमारा विस्कोसिटी की डेफिनेशन है। एक रियल लिक्विड को हम
नंबर ऑफ लेयर्स में कंसीडर कर सकते हैं, और नंबर ऑफ लेयर में कंसीडर करने के बाद जो टेंजेंशियल फोर्स होता है फ्रिक्शन जैसा, उसी फोर्स का नाम क्या है? विस्कस फोर्स। बात क्लियर है? ये डेफिनेशन लिख लें पहले। विस्कोसिटी की डेफिनेशन समझ में आ गई है? अभी जरा यहां पे मुझे बताएं कि ये लेयर किसी वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, उसके नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी उससे थोड़ा सा कम होगी, उससे नीचे वाले की और कम होगी, और जो जमीन से चिपक के चल रही है एक्चुअली उसमें जमीन का इन्फ्लुएंस है। मान लीजिए मैंने कहा ये ग्राउंड है, ये बॉटम लेवल है, तो क्या बॉटम लेवल की वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। वो अपने से चिपके हुए लिक्विड को हमेशा रोक के रखना चाहता है। अगर मैंने यार बोट को ऊपर चलाया है तो बोट से चिपका हुआ लिक्विड कहां जाना चाहता है? आगे। और जमीन से चिपका हुआ लिक्विड कैसा रहना चाहता है? रुका हुआ। बीच में हर लिक्विड लेयर के अंदर मोशन डेवलप हुआ है, किसके चलने की वजह से? ऊपर लेयर के चलने की वजह से। तो मैं अगर बात करूं कि नीचे की लेयर क्यों चलने लगी, तो केवल और केवल किस फोर्स की वजह से? विस्कस फोर्स की वजह से। विस्कस फोर्स हमेशा पेयर में दिखाते हैं, जैसे फ्रिक्शन को पेयर में दिखाते थे। अब मैं कह रहा हूं केवल इस लेयर की मैं बात करूं और एक इस लेयर का इतने पोर्शन की बात करूं, ये v स्पीड से चल रही है, इस समय इसका मोशन यूनिफॉर्म है। मेरा क्वेश्चन है फोर्स है कि नहीं है? इस पे विस्कस फोर्स है कि नहीं है? मेरा क्वेश्चन है इस पे विस्कस फोर्स है कि नहीं है? हाँ, देखो ऐसा है, मैं थोड़ा बोर्ड को भी जूम करके दिखा रहा हूं। बोर्ड से चिपकी हुई लेयर, क्या बोर्ड को हमें आगे फोर्स लगाना पड़ रहा है? तो ये किसके खिलाफ लगाना पड़ रहा है? विस्कस फोर्स के खिलाफ। बोर्ड से चिपकी हुई लेयर बोर्ड के साथ साथ चलती है, तो अगर हमें बोर्ड को फोर्स लगाना पड़ रहा है तो हमें किस फोर्स के खिलाफ लगाना पड़ रहा है? विस्कस फोर्स। लेयर चिपक गई तो वो उसके साथ चलना चाहती है, लेकिन नीचे वाली लेयर क्या चाह रही है? कि चीजें ना चलें, तो उसको फोर्स कहां देगी? पीछे। नीचे वाले का फायदा उसको फोर्स कहां मिलेगा? आगे। फिर ये सिलसिला नीचे तक जारी रहेगा। मैं कहता हूं यार इस लेयर और इस लेयर के बीच में ये फोर्स इन्वॉल्व है, ठीक है, इस लेयर और इस लेयर के बीच में ये फोर्स इन्वॉल्व है, तो ये दोनों फोर्स एक जैसे होंगे या अलग अलग होंगे? एक जैसे होंगे, क्योंकि हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में लगते हैं, तो ऊपर से नीचे तक वही फोर्स डेवलप हुआ है। तो जनरली हम यार सब जगह फोर्स की बातें नहीं करते हैं। अगर मैंने एक फोर्स निकाल दिया जो लेयर लिक्विड की बोर्ड के साथ चिपकी है, या किसी भी चीज जिससे हम लिक्विड को चला रहे हैं कोई भी कारण, तो क्या ये फोर्स निकालो तो वही सारी लेयर में लगने वाला फोर्स होता है। तो कोई एक फोर्स निकाल लोगे तो वो सारी लेयर में लगने वाला फोर्स होगा, उसी का नाम हमारा क्या है? विस्कस फोर्स। ठीक है, ये विस्कस फोर्स किस बात पे डिपेंड करेगा? देखो यार,
मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कि कागज की नाव को हमने धीमे धीमे चलाने का प्रयास किया है, धीमे चलाने का प्रयास किया है तो भी फोर्स लगेगा, भले यूनिफॉर्म मोशन से चला रहे हैं। तेज चलाने का प्रयास किया है तो भी विस्कस, किस केस में विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगा? तेज चलाने में। ये हमने प्रैक्टिकल भी देखा है, चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो। अगर हम एक बॉल को पानी में लेके अंदर धीरे धीरे चलाने का प्रयास करें तो इसलिए यार उसमें ऊपर से नीचे करोगे तो कोई बॉयंट फोर्स की बात कर सकता है। हॉरिजॉन्टल चलाने का प्रयास करो, हॉरिजॉन्टल चलाने का प्रयास करो धीरे धीरे, तो क्या पानी तुम्हारे बॉल को स्मूथली चलने नहीं देना चाहता है, अपोजिंग फोर्स लगता है कि नहीं? लेकिन अगर उसी बॉल को बहुत तेजी से चलाओगे तो वो अपोजिंग फोर्स भी और ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब यार कि उस बॉल को चलते वक्त हम बेसिकली लिक्विड के अंदर की लेयर्स को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो लेयर एक दूसरे के साथ साथ बाकी लिक्विड को भी साथ साथ चलाने के प्रयास में लगी हुई हैं। यानी यार लिक्विड अपना पूरे काफिले के साथ चलने का प्रयास करता है, खुद तो चलेगा, यानी बॉल से चिपका हुआ लिक्विड अपने बगल वाली लेयर को, अपने बगल वाली लेयर उसके बगल वाली, पूरे काफिले के साथ चलने का प्रयास करता है। उसी चक्कर में वो अपोजिंग फोर्स लगता है। पास में रहा? ठीक। तो मेरा एक और कंक्लूजन है कि जितना ज्यादा स्पीड से हम लेयर्स को चलाने का प्रयास करेंगे विस्कोसिटी भी उतना ही ज्यादा होगी। मतलब हम जब किसी ऑब्जेक्ट को चलाने का प्रयास करते हैं लिक्विड में तो बेसिकली हम लिक्विड की लेयर को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं और लेयर को एक दूसरे में उतनी ही तेजी से फिसलाने की कोशिश करते हैं। और लेयर्स को जितना तेजी से फिसलाने की कोशिश करोगे अपोजिंग फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। यानी हम, यही बात हवा में भी है, तुम हवा में यार बॉल को कभी ऐसे चलाओ तो ऐसा नहीं कि हवा अपोज नहीं करती, और बहुत तेजी से चलाओगे तो अपोज भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी लिक्विड में भी विस्कोसिटी होती है और एयर में भी विस्कोसिटी होती है, दोनों में विस्कोसिटी होती है। खैर, तो अब मैंने कहा कि एक बात हमें समझ में आ रही है कि जितना ज्यादा वेलोसिटी क्रिएट करने का प्रयास करेंगे उतना ज्यादा उसमें, तो एक टर्म हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, क्या? वेलोसिटी ग्रेडियंट। हमने यार कितना ज्यादा रिलेटिव मोशन लेयर्स के बीच में क्रिएट करने की कोशिश की है, उसके लिए या तो तुम्हें टॉप वेलोसिटी पता हो जिसको हमने इन्फ्लुएंस करके चलाया है, और रेस्ट वाली वेलोसिटी पता हो, उसके एवरेज से हम ये पता कर सकते हैं कि कितना लेयर्स के बीच में वेलोसिटी है। या सोचो यार ये लेयर और इस लेयर के बीच में z की गहराई है, मैंने यार इसके मिडिल में z की गहराई दे दी है, तो ऑब्वियसली लेयर भी कितने की होंगी? z गहराई की। z गहराई है तो यहां की वेलोसिटी के मुकाबले ये वेलोसिटी थोड़ा सा ज्यादा होगी। तो मैं कहूंगा यार z गहराई में कितनी वेलोसिटी का अंतर आया है? डेल्टा v का, है ना? तो ये डेल्टा v वेलोसिटी का डिफरेंस कहलाएगा। लेकिन डेल्टा v बाई z कर देंगे, या इसको डेल्टा z कहते हैं, तो डेल्टा v बाई डेल्टा z, इसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या हम कह सकते हैं यार कि अगर हमने वेलोसिटी ज्यादा रखी होगी तो वेलोसिटी ग्रेडियंट भी ज्यादा आएगा? अगर टॉप लेयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी जमीन के मुकाबले तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट भी ज्यादा आएगा। अगर ये 0 है ये 100 है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा आएगा, या ये 0 और ये 10 है तब वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा आएगा? अगर टॉप 100 होगा तो सबके बीच में डिफरेंसेस उसी लेवल के होंगे, अगर टॉप 10 है तो डिफरेंसेस भी उसी हिसाब से सबके कम होंगे। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट एक अंदाजा लगाता है कि लेयर्स के बीच में वेलोसिटी का अंतर कितना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन लेयर्स पर यूनिट डेप्थ। पर यूनिट डेप्थ, यूनिट डेप्थ पे वेलोसिटी का कितना अंतर है? तो डेल्टा v हो गया चेंज और डेल्टा z क्या हो गया, है ना? अगर हम इंस्टेंटेनियस डेफिनेशन लिख रहे हैं तो यहां साथ में लगा देते हैं डेल्टा z टेंडिंग टू 0, तो ये बन जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। vg लिख देते हैं, इसका कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है। इसको कैलकुलस की लैंग्वेज में क्या लिखा जाना चाहिए? dv बाई dz। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? dv बाई dz। ये किस बात को सिग्निफाई कर रहा है? कि लेयर्स आपस में कितनी ज्यादा रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। जितना ज्यादा dv बाई dz होगा इसका मतलब किसी ने प्रयास बहुत तेजी से रिलेटिव मोशन क्रिएट करने का किया है। वेलोसिटी ग्रेडियंट वाली बात समझ में आ गई है? रेगुलर क्यों नहीं आ रहे हो यार? हाँ, बाहर टिकट बुक किया था मैच का।
हाँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच देख के आ रहे हो? रिमोट किसके हाथ में है? टेम्परेचर कम कर दो भाई। कम करना है कि मतलब कम ठंडा या ज्यादा ठंडा? हाँ क्लियर बताओ, पता चले। तो अब यार हमें एक बात समझ में आ गई है कि लेयर्स के बीच में वेलोसिटी का अंतर होता है और ये अपोजिंग फोर्स उसी वजह से लगता है। तो बता यार, अगर मैं विस्कस फोर्स के फॉर्मूले की बात करूं तो किन बातों से विस्कस फोर्स का लेना देना होना चाहिए? विस्कस फोर्स क्या है? जो फोर्स बिटवीन द लेयर्स लग रहा है। तो इस फोर्स का लेना देना किन बातों से होना चाहिए? हाँ, तो सबसे पहली बात तो यार वेलोसिटी ग्रेडियंट है, dv बाई dz। यानी जितना ज्यादा लेयर्स एक दूसरे के ऊपर फिसलने का प्रयास करेंगी, विस्कस फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। अब अगर यहां एक और बात है यार कि लेयर, जैसे मैंने कहा यार ये थोड़ा सा पानी यहां फैला के हम नाव चला रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में एक लेयर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो कम होगा, और बड़ा अगर हम लेयर क्रिएट कर दें तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी बढ़ जाएगा। यानी यार एरिया ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच के इंटरेक्शन बढ़ जाएंगे, तो चलाना मुश्किल होगा। यानी हम एक छोटी बॉल को हवा में चला रहे हैं और एक फुटबॉल को हवा में चला रहे हैं, तो किस केस में विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगा? फुटबॉल को चलाने में। यानी इस बात का भी लेना देना है कितने एरिया के मॉलिक्यूल पे विस्कस फोर्स एक साथ लग रहा है, तो इसका मतलब एरिया इसमें आएगा। ऑब्वियसली यार इसके अलावा एक चीज और आएगी जो लिक्विड की प्रॉपर्टी है। लिक्विड के मॉलिक्यूल उस ऑब्जेक्ट के साथ, अगर ऑब्जेक्ट की बात चल रही है ना, बल्कि मुझे लिक्विड लिक्विड की लेयर की बात करना चाहिए, ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पे हम ये नहीं कहेंगे कि नाव लिक्विड पे फिसल रही है, बल्कि हम ये कहेंगे नाव से चिपका हुआ लिक्विड तो नाव के साथ 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 चल रहा है। ये लेयर इस लेयर पे फिसल रही, ये लेयर इस पे लेयर पे फिसल रही है। मेक इट क्लियर कि मैं क्या कर रहा हूं, नाव पानी पे फिसल रही है, मैं ऐसे इमेजिन नहीं करेंगे। नाव ने कुछ लिक्विड को चिपका लिया है और वो लिक्विड किसके साथ साथ चल रहा है? नाव के साथ साथ। तो क्या ये लेयर इस पे फिसल रही, ये लेयर इस पे फिसल रही? तो यहां पे पूरी ही प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड होना चाहिए? लिक्विड से या नाव की प्रॉपर्टी से? लिक्विड से। यानी यार यहां पे इक्वालिटी लाने के लिए कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन फ्लूइड कह दें, क्योंकि यह बात हम बार बार लिक्विड और एयर दोनों के लिए कर रहे हैं, तो ये फ्लूइड पे डिपेंड करेगा। हर फ्लूइड का ईंटा अलग अलग होता है। ये विस्कोसिटी का फोर्स आया है, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आया है। करेक्ट है? दशहरा की छुट्टियां घोषित हो गई लोगों की? नहीं, मैं पूछ रहा हूं कहीं कहीं घोषित हुई है क्या? तो होपफुली मंडे ट्यूसडे 2 दिन छुट्टी रहेगी, संडे भी मिल ही जाएगा तो 3 दिन मान लो। हाँ, तो संडे मंडे ट्यूसडे छुट्टी रहेगी। ओके, मंडे ट्यूसडे छुट्टी रहेगी। अब कुछ पूछना? मंडे ट्यूसडे छुट्टी रहेगी। हाँ, संडे मतलब कि हो सकता है संडे कुछ कहीं टेस्ट टेस्ट किसी को रखना होगा तो रखेगा, हम मुझको नहीं रखना। कुछ चाहो तो संडे में टेस्ट लगा देता हूँ। हाँ हाँ ठीक, नोट करते जाएं, नोट करते समय मैं डिस्कशन करता हूं ताकि टाइम बर्बाद ना हो।
कितने कितने पे कर दिया यार तुमने? गर्म किया कि ठंडा? अच्छा 20 पे है। सुबह ठंडक थी आज। एक नाम हम लोग पढ़ते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस नाम आया था जब हम लोगों ने किसी बड़े से ब्लॉक को साइड वाइज टिल्ट करने का प्रयास किया था। याद है यार? ऐसा कोई 3 डायमेंशनल ब्लॉक है और उसको कोई साइड से फोर्स लगा के खिसकाने का प्रयास करे, तो हम लोगों ने यार ये फोर्स और उस फोर्स के अलोंग जो एरिया होता है उसके रेशियो का नाम हमने क्या रखा था? शेयरिंग स्ट्रेस। इसका नाम क्या रखा था? शेयरिंग स्ट्रेस। इसमें यार ये फोर्स जो होता था ये टेंजेंशियल टू द एरिया होता था, यानी जो सरफेस है उसके अलोंग फोर्स होता था। ये टर्म याद है? ये टर्म इलास्टिसिटी में आया था। जिन लोगों ने यार कभी भी इलास्टिसिटी पढ़ा है उन्होंने ये टर्म देखा होगा। ये क्या होता था? टेंजेंशियल फोर्स, और ये होता था एरिया। अब मुझे बताया, जो ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में ये लिक्विड की मैं लेयर दिखा रहा हूं, तो वो पूरी पूरी लेयर ऐसे 3 डायमेंशनल लेयर है, अंदर गहराई है, उसकी प्रॉपर एक चौड़ाई होगी, उसका प्रॉपर एक लंबाई होगी, तो उसका प्रॉपर एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। क्या ये एरिया वही है? ये एरिया वही है, लेयर का एरिया, ये एरिया। और क्या जो फोर्स लग रहा है लेयर्स के बीच में, क्या वो टेंजेंशियल ही तो लग रहा है? क्या इसको आगे लग रहा है तो इसको, क्या ये फोर्स टेंजेंशियल है और ये एरिया साइड वाला है, ये वाला एरिया है, तो ये सीन और ये सीन बिल्कुल एक जैसा होने की वजह से हम F बाई ए को क्या लिख सकते हैं? शेयरिंग स्ट्रेस। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म इसलिए है क्योंकि अगर बहुत बड़ी लेयर है तो अक्सर हम पूरी लेयर पे फोर्स की बातें नहीं करेंगे। किस पे करेंगे? यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है उसी पे हम इंटरेस्टेड होंगे। अब यार पूरी नदी बह रही है तो नदी के पूरे क्रॉस सेक्शन में फोर्स का किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम क्या बात कर सकते हैं कि नदी के किसी एक लेयर के यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, और उसका नाम क्या है? शेयरिंग स्ट्रेस। यानी यार एफ लाना अक्सर हमारा मकसद नहीं होता है, तो एफ बाई ए लाना हमारा मकसद है, क्योंकि लेयर्स कई बार बहुत बड़ी होती हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे? एफ बाई ए का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ईटा डीवी बाई डीजेड। अगर हमें ऊपर वाला फॉर्मूला याद है तो शेयरिंग स्ट्रेस बताना, ये शेयरिंग स्ट्रेस सॉलिड में पढ़ा था लेकिन फ्लूइड में भी हम ऐसी बात कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला बन गया? ईटा डीवी बाई डीजेड। और अब शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूले में, शेयरिंग स्ट्रेस के फॉर्मूले में एरिया कहीं नजर नहीं आ रहा है। बात क्लियर है? ईटा पता हो, डीवी बाई डीजेड पता हो, तो हम शेयरिंग स्ट्रेस लिख सकते हैं। ये सिंबल्स अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन दे रहे हैं तो इनका नाम लिख दे। वी वेलोसिटी ऑफ द लेयर है, जेड डेप्थ है, ए एरिया है, ईटा क्या है? ईटा को पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नोट कर लिया भाई?
अभी हमने यार फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है। ये फोर्स का फॉर्मूला फ्लैट लेयर्स के लिए काम करता है। कैसी लेयर्स हो? फ्लैट लेयर्स के लिए। यानी यार यहां पे जो हम लिक्विड चला रहे थे उसकी लेयर्स जो हमने तोड़ तोड़ के बनाई है वो कैसी हैं? फ्लैट लेयर्स। अभी मैं बात करने वाला हूं यार एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड के अंदर चलेगा तब क्या। सोचा यार ये एक पानी का कंटेनर है, यहां तक पानी भरा है और इसके अंदर मैं लिक्विड की एक बॉल को किसी v स्पीड से चलाने का प्रयास कर रहा हूं। फिर होगा क्या कि लिक्विड की एक लेयर जो इस बॉल के साथ चारों तरफ चिपकी होगी, क्या वो बॉल के साथ साथ चलेगी? यानी यार तुरंत एक लेयर ऑफ लिक्विड बॉल से चिपक गया, वो बॉल को नहीं छोड़ रहा है, वो बॉल के साथ साथ चल रहा है। लेकिन क्या ये जो बगल वाली लेयर्स हैं, है ना, क्या इससे ये लेयर फिसल रही होगी? नहीं, इससे फिसल रही होगी और फिसलने के साथ साथ उसको चलाने का प्रयास करेगी। यानी ये लिक्विड लेयर बॉल के साथ साथ चलने का प्रयास करेगी। तो क्या ऊपर वाली लेयर वो रुकी रहना चाहती, उसको भी चलना पड़ेगा और ऊपर। यानी यार बॉल चलाने के दौरान केवल बॉल नहीं चलेगी, उसके आसपास का लिक्विड का पूरा एक दायरा, साथ साथ पूरा समूह चलेगा, जिसमें जो बॉल से चिपकी हुई लेयर्स हैं उनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और जैसे जैसे हम बाहर जाते जाएंगे तो उनकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। खैर, तो इसी वजह से लेयर लेयर के बीच में फोर्स लगेगा और वो फोर्स हमें बॉल में भी महसूस होगा। यानी इस बॉल को v स्पीड से चलाने के लिए किसी एजेंट को क्या पता है फोर्स लगाना पड़ेगा और वो फोर्स जो लगाना पड़ रहा है उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे? विस्कस फोर्स। सीधी सी बात है यार, एजेंट को फोर्स आइडियली तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। क्या v की कांस्टेंट स्पीड से चलाने के लिए हमने न्यूटन का लॉ क्या पढ़ा है? कांस्टेंट स्पीड चलाने के लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब वो लिक्विड की लेयर ने ही तो लगाया है, उसका नाम क्या है? विस्कस फोर्स। तो फ्लैट लेयर के लिए अभी ये फॉर्मूला था। अब मैं किसके लिए बात करने वाला हूं? स्फेरिकल बॉल के लिए। तो इसका फॉर्मूला सीधे सीधे लॉ के फॉर्म में हमें मिला है और लॉ के फॉर्म में मिला है तो बस हमें समझ लेना है कि क्या है। फॉर्मूला क्या है? F बराबर, यार अच्छा F का लेना देना किन चीजों से होना चाहिए? थोड़ा तो फील सबको आता है, किन चीजों से होना चाहिए? क्या स्पीड से होना चाहिए? सबसे पहले जितनी ज्यादा स्पीड से बॉल को चलाएंगे विस्कस फोर्स भी उतना ज्यादा होगा। अच्छा, अभी अभी एक टर्म डिफाइन किया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। तो ईटा से भी लेना देना होना चाहिए, जितना ज्यादा विस्कस लिक्विड। अच्छा, विस्कस को लेके क्या फील आता है? जो जितना विस्कस है उस फ्लूइड को इजीली फ्लो कराना मुश्किल होता है, नहीं? तो जितना ज्यादा मुश्किल फ्लो कराना होगा, ईटा जितना ज्यादा होगा, एफ का उससे भी लेना देना होगा। क्या पता यार इस बॉल के साइज से उसका लेना देना होना चाहिए। मन में एरिया का ख्याल आ सकता है बट एरिया से नहीं, उसकी रेडियस से लेना देना होता है, आर से। तो आर साइज वाली बात को कौन कवर कर रहा है? आर। इक्वालिटी लाने के लिए एक कांस्टेंट आएगा, यूनिट लेस कांस्टेंट, वो आता है 6 पाई। तो ये फॉर्मूला बन जाता है 6 पाई ईटा आरबी। ये हमें याद ही रखना है क्योंकि लॉ है तो हम इस पे कोई और डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। एक बॉल के अंदर विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आरबी। ये विस्कस फोर्स काउंटर करने के लिए एजेंट को लगना पड़ता है। लिक्विड ने ये विस्कस फोर्स कहां लगाया होगा? बॉल पे, पीछे की तरफ, है ना। एजेंट को इसलिए लगाना है क्योंकि उसको काउंटर करना है। बात क्लियर है? ये फैन ऑन कर दें, ऊपर से ऑन होता है। एसी फैन से खराब हो जाए? एसी बेचने वाले ने मुझे बताया था, पूछा था कि क्लास में कितने लोग बैठेंगे, तो मैंने कहा वही 20-22 लोग बैठेंगे। वो बोला था यार कम से कम इस साइज के कमरे के लिए 3 टन लेना चाहिए, 2 एसी 1.5 टन के। उसने बोला था कि ऐसा कभी होगा, मगर कभी समझ नहीं आया यार मुझे, सब सही चल रहा था। अब ये क्या 2 बैच के बच्चे एक साथ बैठे हैं तो एसी को थोड़ी पता यार कि, तो अब जबकि सर्दियां शुरू हो गई हैं तब ये जवाब दे रहा है। उसने सही कहा था यार 3 टन का कमरा है ये, बट मैंने थोड़ा कंजूसी करी है। लेकिन इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ ना यार। हाँ, इसीलिए मैंने बैच को इसी समय मर्ज किया है, तुम्हें ज्यादा दिक्कत ना हो।
किसको किसको गर्मी लग रही है अभी भी? नहीं लग रही ना? ये सब मौसम का असर है। अभी चल रहा है अक्टूबर। हाँ भाई, ये बात क्लियर हो गई है, इसमें कोई दिक्कत है? तो हम लोगों ने यार अब फोर्स के दो फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, एक ईटा ए डीवी बाई डीजेड और एक फॉर्मूला ये पढ़ लिया है 6 पाई ईटा आरबी। ठीक, तो मैं यार एक क्वेश्चन के जरिए थोड़ा सा इजी फील करा देता हूं। ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन है एक साथ, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो यार अब तक की स्टोरी के मैंने दो फॉर्मूले बनाए, एक बनाया है ईटा ए डीवी बाई डीजेड और एक बनाया है 6 पाई ईटा आरबी। अच्छा, डीवी बाई डीजेड क्या होता है? डीवी बाई डीजेड होता है वेलोसिटी डिफरेंस अपॉन डेप्थ। ये क्या है? वेलोसिटी डिफरेंस, और डीजेड क्या है? डेप्थ। अगर हमें ये वेलोसिटी डिफरेंस और डेप्थ मिल जाए तो हम डीवी बाई डीजेड ला सकते हैं। अब जरा लैंग्वेज पढ़ें, इस क्वेश्चन में क्या दिया है और कैसे दिया है। अच्छा, ईंटा की यूनिट किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, ये तुम्हें नजर आ रही है। मैं इसका यार सीजीएस वर्जन तुम्हें बताना चाहता हूं। ईंटा एमकेएस से मैं सीजीएस में बदलने वाला हूं। एक्चुअली आंसर सीजीएस में फैशन में चल रहा है, तो मैं सीजीएस में बताने वाला हूं। बता, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। 1 मीटर में कितने सेकेंड होते हैं? 1 मीटर में सेकेंड कैसे होंगे यार? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर सेकेंड। तो ये कितना आ रहा है? 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। ठीक है, तो क्या एक एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट को हम कितना लिख सकते हैं? 10 सीजीएस यूनिट। ठीक है, 10 सीजीएस यूनिट। और सीजीएस यूनिट को शायद एक नाम दिया जाता है पॉइज। इसको हम क्या पढ़ते हैं? पॉइज। खैर, तो मैं चाहता हूं कि इसका आंसर तुम लोग सीजीएस यूनिट में निकालो। ठीक है, सीजीएस यूनिट में इसका आंसर निकालो, एफ का आंसर। कितना फोर्स चाहिए होगा उस प्लेट को 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चलाने के लिए? पहला क्वेश्चन कितने लोगों का हो गया है? सीजीएस में निकाल के देना है। कितना आया है? इतना सारा आ गया। ईंटा किस में लिखे हो तुम? हाँ, तो 10 लिखना चाहिए। तुमने क्या लिखा है? अभी अभी तो मैं यूनिट कन्वर्जन बताया है। एफ का फॉर्मूला है ईटा ए डीवी बाई डीजेड। तो क्या क्वेश्चन में ईटा दिया है कि नहीं? कितना दिया है? तो इसको यार सीजीएस में क्या लिखना है? 10 लिखना है। एरिया कितना है? क्या इस सही यूनिट में दिया है या बदलना है? सही यूनिट है, सीजीएस में दिया है। डीवी बाई डीजेड का मतलब होता है वेलोसिटी बदलाव डेप्थ के साथ। बता, अगर मैं किसी लिक्विड लेयर में टॉप पे एक प्लेट रख के चला रहा हूं, ठीक है, तो क्या टॉप लेयर उसी स्पीड से चलेगी जितने से प्लेट चलेगी, और बॉटम लेयर 0 वेलोसिटी से चलेगी। ठीक है, तो टॉप लेयर यानी प्लेट की वेलोसिटी कितनी दे रख रही? 7। और डेप्थ कितनी है? 1 mm, मतलब कितना सेंटीमीटर? 0.1 सेंटीमीटर। 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर। तो क्या ये वेलोसिटी चेंज हो गया? ये डेप्थ हो गई। कोई दिक्कत है? वेलोसिटी जो प्लेट की होगी, बॉटम वेलोसिटी हमेशा 0 होती है जमीन से चिपके हुए लिक्विड की। उसकी डेप्थ, उनके बीच में डेप्थ हमें दे रखी है। ठीक है, कितना आंसर आ गया?
7 इंटू 10 की पावर 70,000 आ गया। इतना डायन। अरे फोर्स की यूनिट सीजीएस में क्या है यार? डायन। अगर इसको एमके न्यूटन में लिखना हो तो कितना लिखोगे? 0.7 न्यूटन। 0.7 न्यूटन। कोई दिक्कत है भाई लोग? अरे तुम्हें पता है 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होता है। ये सब बातें यार पता होना चाहिए यार। किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं, नहीं पता 1 न्यूटन में कितना होता है तो बदल लो यार। न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये कितना बन गया? और 1 सेकंड में 1 सेकंड होता है, 10 की पावर 5 हो गया। तो यार इसमें से 10 की पावर 5 डिवाइड करोगे तो किस में आ जाएगा? न्यूटन में। अब यार किसी स्टेप में किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। यहां एरिया यार प्लेट का लिया गया है, क्यों? क्योंकि यार उस प्लेट से जो लिक्विड चिपका होगा वो उसी एरिया का चिपका होगा जितना प्लेट का एरिया है। बात क्लियर है भाई लोग? भाई प्लेट अपने साथ अपने ही एरिया के बराबर लिक्विड चिपकाएगी और वो नीचे वाले लिक्विड पे फिसलता हुआ चलेगा, तो एरिया उसी का लिया जाएगा। क्या इस बात पे किसी को कोई दिक्कत है? बाकी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही हैं, उसी के भाई हैं। मुझे कुछ अभी लगता नहीं कि एक ही तरह के 4 क्वेश्चन करने से कोई फायदा है। हो जाएगा कि नहीं? अब देखो यार, फिर से एरिया दिया है, कितना स्पीड दिया है, v दिया है ना। रिवर 1 मीटर डेप्थ की है तो फोर्स नीडेड टू कीप द प्लेट मूविंग, और ये क्या दिया है? 10 की पावर -2 पॉइज। तो क्या यार यहां से फोर्स निकाल सकते हैं? यार क्या चाहिए था तुम्हें? ईंटा चाहिए था, ईंटा मिल गया। एरिया चाहिए था ये, लेकिन एक बात ध्यान रखना यार, ये पॉइज में दिया है तो स्टैंडर्ड यूनिट में क्या लिखोगे? यार एक एसआई में 10 सीजीएस है तो एक सीजीएस में 1/, तो ये 10 की पावर -3 हो जाएगा। देख ले यार, पॉइज में दिया ना भाई। तो बता यार कितना फोर्स लगेगा? क्या इसका आंसर आ जाएगा? F बराबर ईंटा दिया है 10 की पावर -3, एरिया दिया है 10। यार अब मैं सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट में लिख रहा हूं, 10 मीटर स्क्वायर, ये एसआई यूनिट में मैंने बदल दिया है। स्पीड कितना दे रखा है? 2। डेप्थ कितना है? 1 मीटर। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया 2/1, ईंटा ए 2/1। तो ये आंसर कितना आ गया भाई? 2 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। बात क्लियर है भाई लोग? अब यार अगला क्वेश्चन उसी का भाई है, बस किलोमीटर में दे रखा है। तो क्या यार किलोमीटर पर आवर को हम किस में बदल लेंगे? मीटर पर सेकंड में। टेन की पावर -3। एरिया कितना है? एरिया कितना है? अच्छा क्या पूछा? स्ट्रेस पूछा है। यार हमें यहां पर स्ट्रेस बताना है, तो स्ट्रेस के फॉर्मूले में क्या अंतर था? dv/dz। तो वेलोसिटी है 18 इंटू 5/18। क्या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना आता है? डिवाइड बाई डेप्थ कितना है? 5 मीटर। तो 10 की पावर -3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर भाई? आराम से देख लें यार तीनों डेटा कैसे दिए गए हैं, कैसे हमने फॉर्मूला लगाया है। किसी स्टेप में कोई दिक्कत है तो बताएं। ये सारे क्वेश्चंस लेयर्स वाले थे, फ्लैट लेयर वाले। तो भी यार गोले वाली लेयर के क्वेश्चन होंगे तो उसमें भी ईंटा ऐसे ही दिया जाएगा, रेडियस ढूंढना पड़ेगी, स्पीड ढूंढना पड़ेगी। तो यार उसका न्यूमेरिकल आएगा तो कुछ सरप्राइज होने की जरूरत, कोई सरप्राइजिंग फैक्टर है ही नहीं यार। वैल्यू डालो, आंसर लाओ। किसी स्टेप में कोई दिक्कत है तो बताएं। किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। ये टॉपिक थोड़ा सा मतलब कम देखा हुआ लगता है, फील करना मुश्किल होता है, बट क्वेश्चन भी बहुत सेट है यार, इसमें कुछ वेरिएशन के ज्यादा चांसेस।
ये बताओ। अच्छा, ये सीजीएस में दिया था ईटा, सीजीएस, ईटा सीजीएस में दिया था, तो हमने सीजीएस में लिखा है या एमकेएस में? भाई अगर एक एसआई यूनिट में 10 सीजीएस यूनिट होता है तो एक सीजीएस यूनिट में 1/10, तो मैंने 10 की पावर -2 था, ये थोड़ा सा नीचे लिख गया है, 10 की पावर -2 था, इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर, तो ये हमने स्टैंडर्ड यूनिट में लिखा है ना, तो वेलोसिटी भी किस में लिखना है? स्टैंडर्ड यूनिट में। डेप्थ भी किस में लिखना है? तो आंसर भी किस में आएगा? न्यूटन में आएगा। क्लियर है भाई? अगर हम सबको सीजीएस में लिखते तो सीजीएस में आंसर आता, डाइन में आता। क्लियर है भाई? तुमने डाइन में लाया है, कितना आया है डाइन में बताओ? हाँ बिल्कुल सही है, 5 पावर का अंतर होना चाहिए। हाँ सही तो है, बिल्कुल सही है, 2 × 10⁻³ आया है, बिल्कुल सही है भाई। इसमें 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करो तो 10 की पावर 3 आएगा, तो ये डाइन में आंसर आएगा। लेकिन उस केस में सबको सीजीएस में रखना पड़ेगा। यहां कितना लिखोगे? 10 की पावर -2। यहां क्या लिखोगे? 10 × 100, 10 × 100। अच्छा एरिया है 10 × 100 स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। और ये फिर 2 मीटर पर सेकेंड को, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई, अभी अभी मैंने एक आर रेडियस की बॉल पे लगने वाला फोर्स बताया है, ठीक है। जब वो बॉल पानी के अंदर चल रही होती है तो उसको अगल बगल के लिक्विड से पीछे की तरफ फोर्स मिलता है। फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? 6π×RV। मतलब स्पीड ज्यादा तो पीछे वाला फोर्स ज्यादा। ये पुराने फोर्सेस के अलावा एक फोर्स आया है, अभी अभी हमने पढ़ा। पुरानी बातें जरा ताजा कर लेते हैं। अगर एक बॉल अंदर जा रही है पानी के अंदर, ये तो बता इस बॉल पे पहले से हम क्या बातें कर चुके हैं। मैं मान लेता हूं डेंसिटी ऑफ बॉल डेंसिटी ऑफ लिक्विड से ज्यादा है। मैं मान लेता हूं जनरली बॉल की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होती है, यानी उसको अगर तुम छोड़ोगे तो डूब जाएगी। ऐसी बॉल है जिसको छोड़ने पे डूब जाएगी। दूसरी बॉल हो सकती है जो छोड़ने पे तैर सकती है। मैं मान के चल रहा हूं कि ये छोड़ने पे डूब जाने वाली बॉल है। पता है इसको इस समय कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? बॉयंट फोर्स एफ अप होता है, नीचे क्या लग रहा होगा? mg। ये दो फोर्स हम लोग पिछले टॉपिक से जानते हैं। आज अभी अभी हमने एक और बात करी है। क्या पिछले टॉपिक में हम ऑब्जेक्ट का डिस्कशन बिना फ्रिक्शन के मानते थे, बिना विस्कोसिटी के मानते थे, तो हम कभी भी विस्कोसिटी वाला फोर्स नहीं दिखा रहे थे। लेकिन अब ये कैसा लिक्विड है और विस्कस लिक्विड है, तो हम लोगों को विस्कोसिटी वाला फैक्टर भी कंसीडर करना पड़ेगा। विस्कोसिटी फोर्स कहां लगेगा? ऊपर। अगर इसकी वेलोसिटी नीचे है, अगर इसके अंदर वेलोसिटी नीचे है, वेलोसिटी को मैं अलग कलर से दिखाना चाह रहा हूं। अगर इसके अंदर वेलोसिटी नीचे है तो फोर्स कहां लगेगा? ऊपर लगेगा। ठीक है, कितना? 6π×RV। अच्छा, अब यार मैं 3 तरीके से बॉल को नीचे गिरा सकता हूं।
एक बहुत ज्यादा स्पीड से, बहुत ज्यादा स्पीड से, एक रेस्ट से। अभी दो समझते हैं, तीसरा बाद में समझते हैं। सोच यार, एक ऑब्जेक्ट को मैंने बहुत स्पीड से गिराया है, तो इन तीन में से कौन सा फोर्स जो स्पीड डिपेंडेंट है? विस्कस फोर्स। mg और एफ का स्पीड से कोई लेन देना। अब इन तीन में यार ये फोर्स स्पीड डिपेंडेंट है, और अगर स्पीड बहुत ज्यादा है तो ये फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा। वो फोर्स इसके स्पीड में बढ़ोतरी करेगा या डिक्रीमेंट करेगा? डिक्रीमेंट करेगा। यानी यार इस फोर्स ने, ये फोर्स इतना ज्यादा है कि mg और एफ उसके सामने कुछ है ही नहीं है। क्या एक पीछे की तरफ एक्सेलेरेशन डेवलप होगा? क्या डेवलप होगा? एक्सेलेरेशन। भाई अगर फोर्स पीछे ज्यादा है तो एक्सेलेरेशन भी। ये एक्सेलेरेशन क्या बताएगा? मैं अभी केस 1 में बात कर रहा हूं। केस 1 में एक्सेलेरेशन इज अपवर्ड। ये एक्सेलेरेशन क्या करेगा, है ना? विल डिक्रीज द वेलोसिटी v, वो v को कम करेगा। अच्छा बता, v कम करेगा तो जैसे ही v कम होगा, दिस इंप्लाइज हेंस f विस्कस, इसको मैं f विस्कस लिख देता हूं। क्या जैसे जैसे v कम होगा f विस्कस ऑल्सो डिक्रीज, ऑल्सो डिक्रीज। क्या ये हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे v कम होगा वैसे वैसे विस्कस फोर्स भी कम होगा? अब सोचो यार कि इसी का फोर्स अपने ही खिलाफ एक्सेलेरेशन दे रहा है, कुछ ऐसी बात नहीं यार। फोर्स किस पे डिपेंडेंट है? वेलोसिटी। और ये फोर्स एक एक्सेलेरेशन पीछे ला रहा है जो किसको घटा रहा है? v को। और v को घटा रहा है तो फोर्स भी घट रहा है। यानी ये फोर्स ऐसी डायरेक्शन में लग रहा है जो अपने ही असर को धीरे धीरे कम करता जाएगा। सोचो यार, अगर हमारे अंदर ही ऐसा कारण मौजूद है जो हमारे खिलाफ है, तो हम लाइफ में कभी तरक्की नहीं कर सकते। इस फोर्स में अभी यही बात आ गई यार कि ये फोर्स ऐसी डायरेक्शन में लग रहा है जो एक्सेलेरेशन पैदा कर रहा है v घटाने के लिए, और v घटने पे ये खुद घट जा रहा है। तो ये होके रहेगा, क्या होके रहेगा? ये घट के रहेगा, कम होके रहेगा। और कम होते होते एक सीन ऐसा आएगा यार, कम होते होते एक सीन है। अच्छा बताओ, mg और एफ में कौन ज्यादा है? मैं वही केस डिस्कस कर रहा हूं कि mg ज्यादा है, एफ कम है, लेकिन एफ विस्कस अभी बहुत ज्यादा है। लेकिन एफ विस्कस तो कम होना है, और जब कम होना है तो कम होते 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 कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा कि ये दोनों मिला के mg के बराबर हो जाएंगे। फाइनली एट इक्विलिब्रियम, फाइनली एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? इक्विलिब्रियम। यानी ऐसा तुरंत तो नहीं होगा, लेकिन कहीं जाके ऐसा जरूर होगा कि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? नहीं भाई, जीरो की मैं बात नहीं कर रहा हूं यार, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। अब स्पीड कम हो गई है तो किस फोर्स पे फर्क पड़ा है? यार mg वैसा ही है, mg वैसा ही है। चलो मैं फिर से bd बनाता हूं यहां पे, बताओ जरा। mg वैसा ही है, एफ वैसा ही है, बट कौन सा फोर्स घट गया है? विस्कस फोर्स घट गया है। ठीक है, अब होगा 6 पाई ईटा आर वी। तुम कहोगे पहले भी तो यही था। अरे अब कम वाली वेलोसिटी है, वी सी मतलब कम वाली वेलोसिटी, सी फॉर कम वाली वेलोसिटी। पहले वी था ज्यादा वाली वेलोसिटी, अब क्या है? तुम ऐसा महसूस करो कि ये छोटी वैल्यू है तो फोर्स भी कम हो चुका है। और जब यार कमी हो रहा है तो कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा ये दोनों मिलके किसके बराबर हो जाएंगे? अच्छा उसके बाद क्या होगा, है ना? क्या उसके बाद इसका एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन जीरो ये बताता है कि अब उसके v में कोई फर्क, अब v पे फर्क नहीं पड़ रहा है तो f भी फिक्स हो गया। यानी यार जैसे ही एक्सेलेरेशन जीरो होगा तो इसके f में फर्क आना, यानी अब इसके फोर्स में अंतर नहीं पड़ेगा। mg और एफ तो पहले ही फिक्स हैं, ये भी नहीं बदल रहा है, तो अब कुछ ऐसा होने वाला है जो अब आगे जाके नहीं बदलेगा। सीधी सी बात है यार, ना ये बदलेगा ना एक्सेलेरेशन जीरो वाली कंडीशन बदलेगी। यानी आगे हर वक्त अब ये बॉल किस में रहने वाली है? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम मतलब होता है जीरो एक्सेलेरेशन। इक्विलिब्रियम का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि रुका रहेगा।
जीरो एक्सेलरेशन का मतलब जितना मोशन है उस मोशन में अब कोई बदलाव, यानी v में बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब v अब कैसा होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है, और आगे चाहे जितनी डेप्थ पे चला जाए अब उस v में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, कम वाली नहीं, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। अभी क्लियर कर ले यार, vc का मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के बाद बदलाव नहीं होगा, यानी यार फाइनली एट इक्विलिब्रियम v बिकम कांस्टेंट, जिसका नाम हमने अब क्या दे दिया है, vc, कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, क्या ये क्रिटिकल वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं क्या करके, 6 पाई ईटा आरबी ऊपर एफ अप ऊपर mg नीचे, इसको बराबर करके नहीं निकाल सकते। अच्छा, तुम्हें पता है कि mg का फॉर्मूला होता था v इंटू रो सॉलिड इंटू जी, और एफ अप का होता था v इंटू रो लिक्विड इंटू जी। तुम्हें पता है वॉल्यूम, गोले का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यार v की जगह ये रखने के बाद, सब कुछ रखने के बाद v का एक आंसर आता है, वो मैं आंसर यहां लिखना चाहता हूं, तुम लोग चाहे 2 लाइन सॉल्व करके लिखना। आंसर आता है 2/9 आर स्क्वायर जी रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड अपॉन ईटा। जिसको यहां नहीं समझ आ रहा है मैं फिर से लिख देता हूं, 2/9 आर स्क्वायर जी रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड अपॉन क्या, ईटा। ये क्रिटिकल वेलोसिटी का आंसर है, यानी फाइनली बॉल इस वेलोसिटी से चलने वाली है, इस वेलोसिटी में अब बदलाव नहीं होगा। ये मैं केस 1 डिस्कस कर रहा हूं भाई अभी। यार एफ अप होता था v इंटू रो लिक्विड इंटू जी, m को मैं v इंटू रो सॉलिड इंटू जी लिख रहा हूं जो बॉल है, और v को 4/3 पाई आर क्यूब। सब कुछ रखने के बाद ये फॉर्मूला आता है, हमें सब भूल भी जाए तो चलेगा यार, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और ये फीलिंग इंपॉर्टेंट है कि स्पीड अच्छी खासी थी, घटते घटते क्या हो गई, जीरो। यार इसका एक और नाम होता है टर्मिनल वेलोसिटी। क्रिटिकल से ज्यादा तो टर्मिनल वेलोसिटी चलता है यार फैशन में। टर्मिनल, वी टर्मिनल लिख दो यार इसको, वी सी की जगह मैं वी टर्मिनल लिखने वाला हूं, ये ज्यादा फैशन में चल रहा है, वी टर्मिनल, वी टी। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब आखिरकार ये उस वेलोसिटी को अचीव कर लेता है, आखिरकार जो वेलोसिटी इसने अचीव की है उसी का नाम क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी का एक फिक्स आंसर आएगा, किसी फ्लूइड और बॉल की डेंसिटी अगर हमें पता हो, फ्लूइड की डेंसिटी, बॉल की डेंसिटी, तो हम वो वेलोसिटी पता कर सकते हैं जिससे ये लिक्विड में गिरेगा, ईटा पता हो, आर पता हो। वी टर्मिनल का फॉर्मूला आया है 2/9 आर स्क्वायर जी रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड अपॉन क्या, ईटा। क्लियर है भाई लोग? दशहरे की छुट्टी मंडे और ट्यूसडे रहेगी। हाँ,
दिवाली की। हाँ। दिवाली की छुट्टी कम से कम 4 दिन की करूंगा मैं। 4 दिन बहुत होता है। हाँ हाँ, अभी तक नहीं पता चला, मैंने पुलिस कंप्लेन कर दी है। उसने उसमें जो वीडियो है मैं तुम लोगों को चला के दिखाऊंगा, इतना फेडेड आया है, इतना गंदा कैमरा लगाया हुआ है स्कूल वालों ने कि कुछ दिख ही नहीं रहा, कि बस एक दिखा व्हाइट स्कूटी में कोई आया है। हाँ, स्कूटी का नंबर भी नहीं दिख रहा है, इतना तो है, कुछ दिख रहा है। खैर पुलिस ने बोला है कि हम 1-2 और अगल बगल से कैमरे पता करके फोटो एग्जैक्ट निकालेंगे और पता करेंगे। बस यही हुआ है। मैंने वो उसका बैकअप ले लिया था अपने पेन ड्राइव में, पहला काम यही किया था। कल को कोई बैकअप ही खत्म हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मैं सोचा था बैकअप लेने के बाद अच्छी क्लैरिटी आएगी, बट वो बहुत गंदा आया है तो पता नहीं चला है। मुझे लगता है कि एक कारण हो सकता है, शायद किसी और स्कूल के लिए आया हो। एक्चुअली वहां पे उतनी ही डेप्थ पे एक मेन रोड है, उतनी डेप्थ पे उस तरफ भी एक स्कूल है और इस तरफ भी एक स्कूल, उसका नाम है किड्स किंगडम, इसका नाम है किड्जी, तो थोड़ा मिलता जुलता नाम, सेम डिस्टेंस है। अच्छा, उस तरफ जाके भी राइट पे है स्कूल, इधर भी जाके राइट पे है स्कूल, तो ऐसा हो सकता है कि अच्छा जिस तरह से वो कैमरे में दिख रहा है एकदम रिलैक्स, बाल ऐसे सेट कर रहा है, तो मुझे इससे ये नहीं लगता कि कोई आदमी अगर गलत इरादे से आया है तो इतना कैजुअल होके नहीं आएगा। हाँ, ये बिल्कुल ये करना है, ये पुलिस वाले ने कहा मैं करूंगा, तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, और मैं करूं और फिर वो लोग बताए ना, तो ये भी एक बात है ना, पुलिस जाएगी तो सब बता देंगे। हाँ हाँ, वो थोड़ा नियम के खिलाफ है, पुलिस पूछेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। हाँ, कल मैच के लिए मैंने बोला था कि मैच दिखाऊंगा, सॉरी मैं दिखा नहीं पाया, और देखने भी कौन आया था, कितने लोग देखना चाह रहे थे। अच्छा, बैटिंग यार पहली नहीं आई, बड़ा अफसोस है इस बात को लेकर। ऐसा है ना यार, एक बात है, मेरा लॉजिक ये नहीं था, मेरा लॉजिक ये था कि जिसमें बीसीसीआई को ज्यादा व्यूअरशिप मिलेगी जनरली वही डिसीजन वो लेते हैं। मैंने पूरी सीरीज देखी है कि वो प्राइम टाइम जिसमें पब्लिक खाली रहती है, जनरली इंडिया को वही वाला बैटिंग मिलता है। जिस टाइम में पब्लिक ज्यादा खाली होती है, इंडिया की बैटिंग अक्सर उसी में आती है। तो इसलिए मुझे पूरा डाउट है कि यार ऐसा कौन सा नियम है कि इंडिया जीते तो भी उसी टाइम पे खेलती है, दूसरा अगर टॉस जीते तो भी इंडिया उसी टाइम पे खेलती है। इसका मतलब टॉस के बाद किसको क्या करना है ये पहले से डिसाइडेड होता है। इस बात पे मैं अभी भी, पिछले 3 मैच में इंडिया किस टाइम पे खेली है, जब पब्लिक ऑफिस से घर पहुंचने वाली होती है या पहुंच चुकी होती है। पिछले 3 मैच का स्टैटिस्टिक यही बता रहा है कि नहीं। पाकिस्तान में मुझे ये उम्मीद थी कि यार पाकिस्तान का मैच है तो लोग ऑफिस भी छोड़ के घर चले जाएंगे मैच देखने, तो शायद ये पहला बैटिंग कर दें और अपना पैटर्न तोड़ने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि हर बार एक जैसे पैटर्न पे काम करेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा कि हम लोग गलत कर रहे हैं। तो शायद ये आज पैटर्न तोड़ सकते हैं। कल का दिन बहुत अच्छा था पैटर्न तोड़ने के लिए, कल का दिन पैटर्न तोड़ने के लिए बहुत अच्छा था, कल नहीं परसों। भाई ऐसे खास मैच में पैटर्न तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, उनको व्यूअरशिप तब भी मिल जाती। तो ये है मेरा लॉजिक। और अभी तुम देखोगे यार, आज की नहीं, आज से 5 साल तक देखना तुम, मैच के पैटर्न का पूरा डेटा निकालना, तुम देखोगे यार इंडिया हमेशा उस टाइम पे खेलती है जिस टाइम पे पब्लिक अवेलेबल होती है। और छुट्टी का दिन होगा तो इंडिया अक्सर पहले बैटिंग कर लेती है, छुट्टी का दिन होता है तो अक्सर इंडिया पहले बैटिंग कर लेती है क्योंकि पूरी पब्लिक खाली बैठी है। और वर्किंग डे होगा तो जनरली शाम में उसकी बैटिंग आती है। तो ये पैटर्न पे ध्यान देना यार, मैं तो कह रहा हूं पिछले 5 साल का डेटा निकाल लो और उसमें देखो कि इंडिया किस टाइम पे खेली। ये मत देखो कौन टॉस जीता, ये छोड़ो, क्योंकि दोनों को पता है कि क्या कराना है। फिर तुम्हें पता चलेगा भाई यार इतना पक्षपात है कि इंडिया प्राइम टाइम पे ही खेल रही हमेशा, तो कुछ तो गड़बड़ है यार। सिक्का को अगर 50 बार उछाला जाता है तो 25 बार जनरली हेड आता है और 25 बार टेल आता है, लेकिन अगर 40 बार हेड और 10 बार टेल आने लगे तो इसका मतलब सिक्का खोटा है, उसमें कुछ गड़बड़ किया गया है। यही नियम है प्रोबेबिलिटी का।
नहीं समझे यार, अभी भी नहीं समझे। मैं यार ये सब बातें नोट करने के दौरान करता हूं ताकि जो जनता बहुत देर तक नोट करने को बोलती रहती है वो कर ले। नोट कर लिया भाई लोग? तो केस 1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमें यह समझ में आया है कि बॉल रिटार्ड करते करते फाइनली क्या होगा? बॉल के साथ कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। अब मैं कह रहा हूं एक बॉल को हमने रेस्ट से गिराया है, इस बॉल की कहानी डिस्कस करते हैं, केस 1 को छोड़ देते हैं। रो सॉलिड रो लिक्विड से ज्यादा ही, यह जंक्शन अभी भी मैं ले रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि बॉल भारी वाली है, ठीक है, भारी बॉल है। पता है जैसे ही हम इसको रेस्ट पे गिराएंगे और इस जगह पे इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इस समय इस पे कौन कौन से फोर्सेस हैं? जल्दी बता यार। mg नीचे है, ये मैं केस 2 डिस्कस कर रहा हूं। केस 2, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, यानी जीरो वेलोसिटी से इसको टपका दिया गया है। तो बता यार इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? mg लग रहा है, और क्या लग रहा है? Ff लग रहा है, और कौन लग रहा है? यार अगर रेस्ट पे है तो विस्कस फोर्स नहीं लगेगा। अभी कौन ज्यादा होगा, mg या Ff? तो इसके अंदर क्या एक्सेलेरेशन होगा कि नहीं? कहां की तरफ? नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन होगा। नीचे एक्सेलेरेशन का मतलब हमेशा क्या होता है कि ये रेस्ट से चला है और धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। थोड़ी देर बाद जब इसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी तो क्या इस वक्त इसके अंदर Ff के साथ साथ एक और फोर्स आ जाएगा, कौन सा? विस्कस फोर्स। अब यार सोचा, एक फोर्स है जो लगातार अपने आप को बढ़ाता जा रहा है, mg फिक्स है, Ff फिक्स है, लेकिन एक फोर्स है जो लगातार अपने आप को बढ़ाता जा रहा है, वो कौन है? 6 पाई ईटा RB। ये फोर्स हमेशा अपने आप को बढ़ाता जा रहा है, तो कभी ना कभी फिर से एक बात जरूर होके रहेगी, या नीचे वाला फोर्स अपने आप को बदल नहीं रहा, Ff अपने आप को बदल नहीं रहा है, mg ज्यादा है Ff कम है, तो कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा कि ये दोनों मिलके mg के बराबर हो जाएंगे। और जैसे ही ऐसा होगा तो फिर से एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी जिस जगह mg, Ff और 6 पाई ईटा RB ये दोनों मिलके इसके बराबर हो जाएंगे, इसका एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। यानी यार ये सीन फाइनली एट इक्विलिब्रियम, ये इसकी लाइफ में आएगा कि नहीं आएगा? एट इक्विलिब्रियम ये वक्त इसकी लाइफ में जरूर आएगा। इसकी लाइफ में ये वक्त जरूर आएगा जब Ff और विस्कस फोर्स mg के बराबर हो जाएगा। तो उसके बाद एक्सेलेरेशन क्या हो गया? जीरो। और एक्सेलेरेशन जीरो का मतलब होता है वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं आएगा। अब यार v में अंतर नहीं आएगा तो F विस्कस भी नहीं बदलेगा। जब ये भी नहीं बदल रहा, ये भी नहीं बदल रहा, ये भी नहीं बदल रहा, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी कभी नहीं बदलेगी। इसका मतलब अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन वाला v निकाल लेना चाहिए। तो ये तो हम निकाल चुके हैं यार, इक्विलिब्रियम वाला v तो हम निकाल चुके हैं पिछले वाले डिस्कशन में। वो कुछ अलग आने वाला है क्या? इसका मतलब यार जब तुम तेज वेलोसिटी से फेंकते हो तो भी वो वही स्पीड अचीव करता है, जब तुम रेस्ट से छोड़ते हो तो भी वो वही स्पीड। इसका मतलब यार इस बॉल और इस लिक्विड के लिए अल्टीमेटली एक स्पीड आना है, और जब एक ही स्पीड आना है तो वो कौन सी स्पीड होगी? वो एक ही स्पीड है, तो वो स्पीड का आंसर दोनों केस में सेम आएगा, और उसी का नाम क्या है? टर्मिनल। अच्छा, अगर किसी बॉल को टर्मिनल वेलोसिटी से ही छोड़ दो तो क्या होगा? अगर किसी बॉल को टर्मिनल वेलोसिटी से ही छोड़ दो तो क्या होगा?
तो यार अब तो वो शुरू से लेके आखिरी तक इक्विलिब्रियम में ही रहेगी। अगर तुमने V टर्मिनल से छोड़ दिया है तो शुरू में उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा और आखिरी में भी। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी शुरू से आखिरी तक कांस्टेंट रहेगी। तो अब तीनों केस एक साथ मैं बता दूं यार। केस 3 क्या था कि अगर उसको वेट टर्मिनल से फेंक दिया जाए तब क्या होगा। केस 3 क्या है? इफ थ्रोन with Vt, it will continue to move with same velocity, और इसीलिए उसका नाम हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। तो यार अब 3 केसेस मैंने बताए हैं। पहला केस क्या, अगर हम हाई स्पीड से फेंकते हैं तो वो स्लो होकर टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा। लो वेलोसिटी से फेंकते हैं तो स्पीड बढ़ा के टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा, और टर्मिनल वेलोसिटी से फेंकते हैं तो वो हमेशा हमेशा टर्मिनल वेलोसिटी से चलता रहेगा। इसीलिए ये वेलोसिटी इतना इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर है भाई? चल ही नहीं रहा यार इसमें क्या हो रहा है भाई? पहले वेलोसिटी बढ़ रही है और फाइनली इक्विलिब्रियम में आ जा रहा है केस 2 में। केस 1 में क्या था? वेलोसिटी घट रही थी और फाइनली इक्विलिब्रियम में आ रहा था। और थर्ड केस में क्या है? शुरू से लेकर आखिरी तक वो किस में रहेगा? टर्मिनल वेलोसिटी पे रहेगा। फाइनली एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? एफ अप 6 पाई ईटा आरबी, एफ अप 6 पाई ईटा आरबी बराबर किसके हो जाएगा? mg के। ये मैंने लिखा था। और इसमें यार एफ अप क्या होता था? एफ अप होता था v इंटू रो लिक्विड इंटू जी, और m क्या होता था? v इंटू रो सॉलिड इंटू जी, और v का फॉर्मूला क्या होता था? 4/3। सब कुछ रखने के बाद v का आंसर ये आया था, पहले भी आया था, अब भी वही आएगा। सब कहानी वही है। कोई दिक्कत है भाई लोग? इसका एक ग्राफ कई बार फैशन में चलता है। देखो यार मैं 2 केस बताया हूं। केस 1 उसमें क्या था? स्पीड ज्यादा थी, और केस 2 उसमें स्पीड क्या थी? कम थी। केस 3 तो बहुत ही आसान है। केस 1 में कहानी की शुरुआत हुई थी बहुत हाई वेलोसिटी से, बहुत हाई वेलोसिटी से कहानी शुरू हुई थी, और फाइनली वो वेलोसिटी घटते घटते क्या वो एक स्पीड को अचीव कर रही थी। उसका नाम क्या था? टर्मिनल वेलोसिटी। यानी वो घटते घटते उस वेलोसिटी को अचीव कर रही है। समय के साथ साथ v क्या हो रहा है? घट रहा है और फिर कांस्टेंट हो गया है। दूसरा केस 2 कहां से शुरू हुआ था? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर ये रेस्ट से शुरू हुआ है, ये हाई वेलोसिटी से शुरू हुआ था, स्टार्टेड विद हाई वेलोसिटी v नॉट। रेस्ट से शुरू हुआ है तो इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए? यार रेस्ट से शुरू हुआ है तो 0 से शुरू होगा, धीरे धीरे बढ़ के फाइनली ये किसी एक वैल्यू को अचीव करेगा, टर्मिनल वेलोसिटी। यानी यार केस 2 से शुरू किया है तो ये ग्राफ रहेगा, केस 1 से शुरू किया है तो ये, और केस 3 से शुरू किया है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्या जनता समझ पा रही है? उन फीलिंग्स को मैंने ग्राफ में कन्वर्ट किया। इनका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है जो फैशन में नहीं चल रहा है, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला आता है, बट मैं सीधे सीधे ग्राफ बता रहा हूं, यही फैशन में चल रहा है।
क्या ये ग्राफ फील हो रहा है कि नहीं फील हो रहा है? घट के कांस्टेंट वेलोसिटी पे आना, बढ़ के कांस्टेंट वेलोसिटी में आना, और शुरू से आखिरी तक कांस्टेंट वेलोसिटी पे रहना। नोट कर लिया भाई? तो अभी मैं यार एक सॉलिड बॉल को पानी के अंदर डिस्कस कर रहा था। एक जीता जाता एग्जांपल हमारे पास है। अगर हम बरसात की पानी की बूंद की बात करें तो बूंद जनरेट होती है वही कहीं आसमान से, और जब हमारे सर पे गिरती है तो क्या उसकी इनफाइनाइट वेलोसिटी होती है? सोचो यार, उस पानी की इनफाइनाइट वेलोसिटी हो जाए तो सर पे छेद करके निकल जाएगी। अगर इनफाइनाइट वेलोसिटी हो जाए, तुम्हें पता है पानी की जेट बना के लोहे तक को काटा जा सकता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा करके, लेकिन जो पानी की बूंद होती है उस स्पीड के आसपास भी नहीं होती, बहुत नॉर्मल स्पीड होती है, हमारे सर पे पड़ती है और सर का कुछ नहीं होता है। तो क्यों? क्यों? क्योंकि पानी की बूंद पे उस समय, वहां से गिरते समय ही एयर का विस्कस फोर्स लगना शुरू हो गया था। ये वो वाला केस कौन सा केस होगा, केस 1 या केस 2? केस 2 होगा। यानी बादल से जब बूंद चली तो रेस्ट से चली, स्पीड बढ़ाना शुरू करी तो विस्कस फोर्स लगना शुरू हो गया, और विस्कस फोर्स ने स्पीड को एक हद से ज्यादा बढ़ने नहीं दिया। और वो स्पीड कितनी होगी? तो टर्मिनल वेलोसिटी के। यानी अगर यही डिस्कशन हम पानी की बूंद का एयर में करेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम बनेगा। कि हम एयर के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर भी एफ की बात करते हैं, उसमें भी एमजी की बात करते हैं, जब सारे रूल एक जैसे हैं तो फॉर्मूला भी एक जैसा आएगा। क्या फॉर्मूला आएगा? मैं सीधे लिख देता हूं। क्या आएगा? 2/9 आर स्क्वायर जी रो ड्रॉप, ड्रॉप मतलब पानी की बूंद, माइनस रो, जैसे यार वहां पे मीडियम लिक्विड था, यहां क्या है? एयर, डिवाइड बाई ईटा। ईटा उस समय हम किसका ले रहे थे? लिक्विड का। ये ईटा किसका होगा? एयर का। यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिक्विड का भी होता है तो किसका? एयर का भी होता है। बात क्लियर है भाई लोग? रो ड्रॉप क्या है यहां पर? डेंसिटी ऑफ वाटर ड्रॉप। रो एयर क्या है? डेंसिटी ऑफ एयर। और ईटा एयर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर। तो यार अब अगर इसके लिए भी फॉर्मूला लगाना पड़े तो जैसे लिक्विड के लिए लगाएंगे वैसे ही हम, जैसे हम बॉल को लिक्विड के अंदर गिरा रहे हैं उसी तरह से पानी की बूंद एयर में गिरती है। नोट कर लिया भाई?
तो जब ये टॉपिक शुरू हुआ था फ्लूइड डायनेमिक्स का, तो हम लोगों ने सबसे पहली बात ये करी थी कि हम लिक्विड का डिस्कशन उस दायरे के अंदर कर रहे हैं जिसमें वो लिक्विड स्टेडी फ्लो में होता है, ठीक है। और अगर लिक्विड की स्पीड एक हद से ज्यादा हो जाती है तो उसका फ्लो कैसा हो जाता है? पहले नॉन स्टेडी होता है, यानी टर्बुलेंट और स्टेडी के बीच का, और उसके बाद कैसा हो जाता है? टर्बुलेंट हो जाता है। तो यार इसको लेके रेनॉल्ड नाम के साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला दिया था, ठीक है। वो फॉर्मूला दो तरीके से लोग यूज करते हैं। अगर हम इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखें, V का फॉर्मूला बनाना चाहें, तो ये बनेगा RE ईटा अपॉन VD। ये V क्या है? V है स्पीड ऑफ लिक्विड इन ट्यूब। कोई ट्यूब है, उसके अंदर V क्या है? D क्या है? D है डायमीटर ऑफ तो यार इस ट्यूब के अंदर अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो एक स्पीड से ज्यादा होने के बाद ये कैसा हो जाएगा? टर्बुलेंट। उस स्पीड के अंदर वो कैसा रहेगा? नॉन टर्बुलेंट। और एक और स्पीड है जिसपे वो स्टेडी रहेगा। यानी तीन चीजें हम कह सकते हैं, स्टेडी, नॉन स्टेडी और फिर टर्बुलेंट। यानी स्टेडी और टर्बुलेंट के बीच में एक आता है कि नॉन स्टेडी, ठीक है। तो अब यार अगर हमसे कोई पूछे, उसके लिए यार रेनॉल्ड ने कुछ नंबर्स दिए हैं, ये नंबर हमें याद रखना है। अगर रेनॉल्ड का नंबर 1000 से कम है, RE की वैल्यू अगर 1000 से कम है, तो इसका मतलब हमने यार रो VD अपॉन ईटा डाल के आंसर निकाला है। यहां V क्या है? स्पीड ऑफ लिक्विड, है ना। क्या स्पीड अगर कम डाली है तो रेनॉल्ड नंबर भी छोटा आएगा? नहीं। तो अगर हमारा रेनॉल्ड नंबर 1000 से कम आया है, इसका मतलब स्पीड एक लिमिट से कम है, तो ये फ्लो कैसा होगा? स्टेडी फ्लो होगा, ठीक है। अगर हम कोई स्पीड डालते हैं बड़ी वैल्यू की, तो रेनॉल्ड नंबर भी बड़ा आएगा। तो अगर ऐसी कोई स्पीड डाली है जिससे रेनॉल्ड नंबर 1000 से 2000 के बीच में आ जाए, तो ये क्या कहलाएगा? नॉन स्टेडी बट नॉन टर्बुलेंट, बीच का मामला है। लेकिन अगर ये रेनॉल्ड नंबर 2000 से ज्यादा हो जाए तो फिर ये कैसा हो जाएगा? टर्बुलेंट। ये रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला है। क्या निकालने के लिए? नंबर निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? स्पीड डालो, नंबर लाओ। कई बार कोई ये पूछता है कि यार स्पीड की वो वैल्यू बताओ जहां पर चीजें टर्न होती हैं। टर्न होती मतलब स्टेडी से नॉन स्टेडी या नॉन स्टेडी से टर्बुलेंट होती है। तो कोई बात नहीं, इसी फॉर्मूले को इस लुक में लिख दो। एक बार R 1000 डाल के V का आंसर निकाल लो। एक बार R, भाई 1000 और 2000 ही तो टर्निंग पॉइंट है। 1000 डाल के V का आंसर निकालोगे, उससे कम पे क्या होगा? स्टेडी। 1000 डाल के जो स्पीड का आंसर निकाला है वो उससे कम पे स्टेडी, उससे ज्यादा पे नॉन स्टेडी। अब 2000 डाल के V का आंसर निकाल लो, उससे कम पे नॉन स्टेडी, उससे ज्यादा पे टर्बुलेंट। तो दो तरीके से ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? नंबर निकाल के नंबर चेक कर लो कि किस रेंज में आ रहा है। नहीं, यह नंबर 1000 डाल के V निकाल लो और फिर चेक करो कि जो हमें गिवन वेलोसिटी है वो इस वेलोसिटी से कम है कि ज्यादा है। उससे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या जनता समझ पा रही है ये फॉर्मूला कैसे काम करता है? तो यहां पे यार कोई और सिंबल जो ना पता हो, R रेनॉल्ड नंबर है जो मैंने बता दिया है कि ऐसे तय होगा। V स्पीड ऑफ लिक्विड है, D क्या है? डायमीटर ऑफ द ट्यूब है, D डायमीटर। ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओ सॉरी, V बराबर आएगा R ईटा अपॉन रो डी। सॉरी, V तो उधर आ चुका है, क्या आएगा? रो डी आएगा, ठीक। तो नीचे यार एक क्वेश्चन दिया है
तुम्हें पता करना है कि ये स्टेडी है, नॉन स्टेडी है या टर्बुलेंट है। ये नोट कर लें और ये क्वेश्चन मुझे बताएं कि किस कैटेगरी का फ्लो है। कैसा है, क्या निकाला, रेनॉल्ड नंबर या वेलोसिटी? रेनॉल्ड नंबर निकाला है। फॉर्मूला है रेनॉल्ड नंबर का रो वी डी अपॉन ईटा। क्वेश्चन में वाटर लिखा है तो डेंसिटी तुम्हें पता है कितनी, क्या आंसर सीजीएस में निकाल रहे हैं? एक बात मैं बता दूं यार, रेनॉल्ड नंबर नंबर है, इसकी कोई यूनिट, RE हैज नो यूनिट। अब R की यूनिट नहीं है तो तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम या तो ये सारी चीजें सीजीएस में लिखो या तो सारी चीजें किस में लिखो, एमकेएस में। उससे रेनॉल्ड नंबर के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तुम्हारी चॉइस है यार, R की कोई यूनिट नहीं होती है तो तुम किस में, इसीलिए इसको नंबर बोलते हैं क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो तुम चाहो तो यार रो वी डी सब कुछ सीजीएस में लिखो, चाहो तो सब कुछ, तो डेटा किस में दिया है उसी में लिख देते हैं सीजीएस में। रो 1 होता है वाटर के लिए, वी कितना है 6 है, डायमीटर कितना है 2 है डायमीटर, और ईटा कितना है 0. सब कुछ सीजीएस में दिया है तो जबरदस्ती हम लोग उसको एमकेएस में बदलेंगे नहीं, आंसर में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना आ गया 120 कि 1200, ओके 1200 आ रहा है। तो ये टर्बुलेंट है कि नहीं है, स्टेडी भी नहीं है, नॉन स्टेडी है, ना टर्बुलेंट है ना स्टेडी है, ये कैसा है, नॉन स्टेडी है। क्या बात समझ में आ गई है कैसे करना है? बोलो बेटा, कोई दिक्कत? कहां थी इतने दिन से? घर जाने का समय तो अब आने वाला है, दिवाली दशहरा में तबीयत खराब हो गई थी, ये है। तो दशहरा में घर जाना है कि नहीं? हाँ, अब दिवाली में जाना सीधे। कितने लोग दशहरा में जा रहे हैं? हमारा घर तो यही है। नोट कर लिया भाई लोग? 2 फॉर्मूले और हैं जो हमेशा आउट ऑफ सिलेबस बोले जाते हैं, कभी कभार उसके क्वेश्चन मिल जाते हैं, लिखना चाहेंगे कि नहीं? इस टॉपिक के 2 फॉर्मूले और हैं, लिखा दें? ना लिखा है, सही बात है, कम पढ़ो ज्यादा खुश रहो, ठीक है, बढ़िया। कदम सरफेस टेंशन बचा है, अगला चैप्टर सरफेस टेंशन हम लोग पढ़ेंगे। नहीं, अभी पढ़ेंगे। क्यों, अभी क्या हो गया है? अभी क्या हो गया यार? अब तो यार पिछली संडे यानी कल के दिन इंग्लैंड हार गई है तो अब कोई खतरा नहीं है। 1:15 तक क्लास होती है, सरफेस टेंशन थोड़ा बहुत हो जाएगा तब तक। हाँ, अगली क्लास में पूरा खत्म फ्लूइड, बिल्कुल। नोट कर लिया भाई? क्लास गायब ना करें लोग, ऑनलाइन का कोई भरोसा नहीं, कभी रिकॉर्ड होता है कभी नहीं होता है। अच्छा, इसी के लिए बोल रहे हैं। हाँ,
जो लोग आज आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगली क्लास में जरूर आए, और जो लोग आज गायब हुए उनसे मैंने पिछली क्लास में बोल दिया था। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिससे तुम शायद सरफेस टेंशन को रिलेट कर सकते हो। पानी की बूंद का बनना, ये किस बात का एग्जाम्पल है कि लिक्विड के अंदर कुछ ऐसा है कि वो सिमट के बूंद बना देता है? नहीं, ऐसा कुछ है। हालांकि अगर तुम इसको कभी हाथ से टच कर लोगे तो फिर उसकी बूंद बिगड़ जाती है। तो मतलब लिक्विड में कुछ ऐसा है कि वो सिमट के एक बूंद बना लेना चाहता है। ऐसे लगता है जैसे कि ये बैलून जैसी चीज है और वो उसके अंदर कोई चीज भरी है, बैलून जैसा बिहेवियर। अगर हम एक सूखी ब्रश को पानी के अंदर डुबाते हैं, कलर करने वाली पेंटिंग ब्रश है, बाहर निकालते हैं तो सारे ब्रशेस चिपक जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा बिहेवियर है जैसे लिक्विड ब्रशेस को समेटने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ मेम्ब्रेन जैसा बिहेवियर है। ये मच्छर है यार, मच्छर पानी में नहीं भीगता, वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। उनकी सारी मीटिंग्स पानी के ऊपर होती हैं, तुमने देखा होगा यार, पानी में मच्छर गीला नहीं होता है। तो ये भी इसी बात का कॉन्सिक्वेंस है कि इसके पैर पानी की सरफेस पे रखे होते हैं लेकिन फिर भी गीले नहीं होते। इसका मतलब पानी के ऊपर कोई लेयर जैसी चीज है जिसके ऊपर ये पैर रखते हैं, बात समझ रहे? और वो पैर पानी के अंदर नहीं डूबता है। उसी लेयर यानी उस सरफेस के टॉप लेयर की ही बात हमें करना है, ठीक है? एक कॉइन को अगर पानी में ऐसे रखा जाए तो डूब जाएगा, जैसे दिख रहा है ऐसे डूब जाएगा, मगर उसका एक तरीका होता है कि अगर हमने पानी का, पहली बात तो सिक्का एल्युमिनियम का होना चाहिए, स्टील का लग रहा है। अगर हम एल्युमिनियम के पानी के सिक्के को कागज के ऊपर रखें और कागज पानी के ऊपर रख दें धीरे से, तो वो कागज धीरे 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 काफी समय में गीला होकर कहां नीचे गिर जाएगा। उस केस में वो सिक्का तुमने देखोगे कि अंदर डूबेगा नहीं। अगर तुम ऐसे रखोगे तो डूब जाएगा, लेकिन अगर धीरे 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 उसको मौका मिल जाए तो सिक्का पानी में तैर सकता है। ये तुम घर करके देख सकते हो यार। इसी तरह से एक नीडल पानी में डूब जाती है, सबको पता है, लेकिन अगर तुम कागज के ऊपर नीडल रखो तो तुम्हें यह देखने को मिल सकता है कि नीडल भी पानी में तैर रही है। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कल को यार कोई एक कॉन्सिक्वेंसेस लैंग्वेज में लिखा जाए कि ऐसा क्यों होता है, तो सबका कारण क्या होगा? सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की क्वालिटेटिव डेफिनेशन क्या है? फ्री सरफेस की एक प्रॉपर्टी जिसके अंदर स्ट्रेचिंग बिहेवियर है, यानी वो जो मेम्ब्रेन होती है, टॉप की मेम्ब्रेन, वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करती है। मतलब मेम्ब्रेन बायोलॉजी वाले समझते होंगे यार कि हर जगह मेम्ब्रेन क्या होता है। तो पानी की टॉप लेयर एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें एक्सप्लेन की जा सकती है। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह, स्ट्रेच्ड खिंची हुई मेम्ब्रेन की तरह। तो सोचो यार, खिंची हुई मेम्ब्रेन अगर इसमें डाल दोगे तो ब्रशेस चिपक जाएंगे। खिंची हुई मेम्ब्रेन के अंदर पानी भरा है तो वो बूंद बनाने का प्रयास करेगी। खिंची हुई मेम्ब्रेन के ऊपर तुमने सिक्का रखा है तो सिक्के को वो डूबने से बचा देगी। तो ये बिहेवियर कि यार लिक्विड की फ्री सरफेस मेम्ब्रेन लाइक बिहेवियर रखती है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा बिहेवियर रखती है। इसी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? सरफेस टेंशन, ठीक है? तो पानी के अंदर ऐसा नहीं है, सरफेस पे ही ऐसा है। यानी एक बार अगर हम सरफेस तोड़ दें
तुम पता है कई बार ऐसा तुमने शायद सुना हो कि अगर मच्छर कम करना है तो मिट्टी का तेल पानी पे डाल दो तो मच्छर कम हो जाएंगे। पता है क्यों? मिट्टी के तेल से मच्छर नहीं मरता है। मच्छर यस, सरफेस टेंशन खत्म हो जाएगा पानी का, और सरफेस टेंशन खत्म हो जाएगा। अच्छा, मिट्टी का तेल पानी से हल्का होता है तो ऊपर ही तैरता है। अब वो तो पानी समझ के अपने आप को उसी पे रखेंगे जाके, तो वो गीले हो जाएंगे, मिट्टी के तेल के ऊपर गीले हो जाएंगे, और गीले हो जाएंगे तो फिर वो पानी के अंदर चले जाएंगे। आग लगाने की जरूरत नहीं है यार, गीले होने के बाद फिर वो ऐसे ही नहीं बचते हैं यार। हाँ, वो डेड मीटिंग हो जाएगी लास्ट। ये नोट करना है भाई। बस देखा, ये डायग्राम ना बनाना, ऐसे लिख देना। ये जो मैंने टाइटल लिखा है बस टाइटल लिख देना। क्या इतनी इमेजिनेशन तो सबके अंदर है ना भाई। फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप ब्रशेस हेयर स्टिक टुगेदर, मॉस्किटो स्टैंड ऑन वाटर, बस ऐसे लिख दो। पूरा मॉस्किटो बनाने की जरूरत नहीं है। एल्युमिनियम फॉइल पानी में कहां गीली होती है? एल्युमिनियम कॉइन नहीं, नॉर्मल कॉइन भी एक बार ट्राई करना, क्योंकि डायग्राम में तो नॉर्मल कॉइन ही बना है। नॉर्मल कॉइन 5 का सिक्का या 2 का 1 का सिक्का करके देखो, डूब जाएगा। 1 का सिक्का से ट्राई करना, 1 का सिक्का। क्यों ट्राई करोगे यार? सर 1 का सिक्का ट्रेन की पटरी के नीचे रख के बड़ा करके फिर ट्राई। इसी वजह से पटरी से ट्रेन उतर जाती है। जैसे तुम सिक्का बड़ा करने की कोशिश करते, कोई फिजिक्स नहीं पढ़ा है तो वो पत्थर को ट्राई करता है, पत्थर रख देता है ट्रैक पे, अभी पकड़ा गया है उसको। हाँ, उसको क्राइम माना जाता है, पता है कि नहीं? तो उसको नहीं पता बिल्कुल साइंस, तो वो पत्थर पे ट्राई कर रहा था। वो कहेगा कि हम तो साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हम थोड़ी सा ट्रेन गिराना चाह रहे थे, हम देखना चाहते पत्थर को वो पिचका के फैला पाता है कि नहीं। नोट कर लिया भाई लोग? अगला मैच इंडिया बांग्लादेश का है, मैं यहीं चलाऊंगा। होपफुली कुछ चलना चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ तो। इस बार मैं रिमोट लाके रख दूंगा, जैसे पिछली बार एक आध टेक्निकल लोगों ने उसको चलाने की कोशिश की थी, नहीं चल पाया था ना। नहीं, वो रिमोट से भी चलता है, रिमोट घर पे है। नोट कर लिया भाई? कौन सी वीडियो? अब तुम लोग जासूस ना बनो, पुलिस वाले ने भी कहा कि नहीं वीडियो दिखाने की कोई जरूरत नहीं, हम पता कर लेंगे। हाँ, तुम लोग सारे क्रिमिनल तुम्हारे आसपास ही तैरते हैं। ये कुछ नाम है यार जिनकी मदद से हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला नाम है कोहेसिव फोर्स। एक टाइप के मॉलिक्यूल हमेशा आपस में बंधे रहने का प्रयास करते हैं। एक तरह के मॉलिक्यूल के बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक तरह के मॉलिक्यूल एक आपस में बंधे रहना चाहते हैं। तो वो जो मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। ये ऊपर नाम रख दिया है। अगर हम जड़ पे जाएंगे तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई केमिस्ट्री वाला रीजन होगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वाला रीजन होगा। मॉलिक्यूल के बीच में क्या इंटरेक्शंस होते हैं ये हम किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना। लेकिन हम उनको डिटेल में ना डिस्कस करके यहां पे नाम क्या रख देते हैं? कोहेसिव फोर्स। तो हर वो फोर्स जो मॉलिक्यूल को बांधे रखने का प्रयास करता है, मॉलिक्यूल के बीच में लगता है सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल में, उसको हम क्या कह देते हैं? कोहेसिव फोर्स। वाटर या मरकरी में जो फोर्स होता होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कोहेसिव।
ये ऊपर ही ऊपर नाम रख दिए गए हैं, वरना हम और रूट लेवल पे जाएंगे तो बहुत सारे कारण पता चलेंगे कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, पता नहीं क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग उन डिटेल में ना जाएं, इसलिए फिजिक्स में ये नाम रख दिए जाते हैं, है ना, वरना रूट लेवल पे हर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। दूसरा नाम है एडहेसिव फोर्स। तुमने देखा होगा यार, जितने भी चिपकाने वाले मटेरियल होते हैं उनको एडहेसिव बोला जाता है। एडहेसिव क्या करते हैं, वो बॉडी को नहीं चिपकाते हैं, वो एक तरफ की चीज को अपने आप से चिपकाते हैं और दूसरी तरफ की चीज को भी अपने आप से चिपकाते हैं, तो बॉडी चिपकती हुई महसूस होती है। तो एडहेसिव बॉडी जोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, हर चीज को अपने आप से चिपकाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो एडहेसिव वही चीज है जो अलग तरह के मॉलिक्यूल के चिपका पाए, यानी अपने आप से दूसरे तरह की चीज को चिपका पाए। ऐसे फोर्स का नाम क्या है, एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव इसीलिए नाम है क्योंकि वो अलग तरह के मटेरियल को अपने आप से चिपका लेता है, ठीक है। तो डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स का नाम क्या है, एडहेसिव फोर्स। वाइब्रेशन मोड होता है एक, वाइब्रेशन मोड कर लो, उससे आवाज पता भी चल जाता है कि फोन आया है कि नहीं, जरूरी है कि नहीं। अमित शाह का है, उठा लेना। उस दिन पाकिस्तान के मैच में मैंने फोन पूरी तरह से साइलेंट कर लिया था क्योंकि मुझे पता था कि वो मैच देख रहा है, फोन नहीं करेगा। अमित शाह मैच देखने आया था। अमित शाह मैच देखने आया था ना, नहीं देखा, वो अपने पूरे फैमिली के साथ आया था। तो बस, और इससे जरूरी कौन हो सकता है। मोदी के पास तो टाइम ही नहीं है, वो अपना भाषण पढ़ता रहता है, तो वो तो फोन करेगा नहीं। और अमित शाह का फोन अगर कोई इग्नोर करेगा तो फिर समझ सकते हो यार क्या हो सकता है। इसलिए यार फोन हमेशा तब ऑन रखना है जब अमित शाह फ्री हो। अमित शाह मैच ना देख रहा हो तो फोन पे ध्यान रहना चाहिए। अगर आता हो तुम्हारे पास, नहीं आता तो फालतू में यार तुम लोग क्यों फोन ऑन रखते हो। नोट कर लिया भाई लोग। तो मैंने यार अभी अभी बताया कि यार वाटर की, यार किसी भी लिक्विड की सरफेस में कुछ अलग तरह का बिहेवियर होता है। तो इस बिहेवियर को हम लोग फोर्स वाइज समझेंगे और एनर्जी वाइज समझेंगे, ठीक है। फोर्स वाइज भी समझेंगे और एनर्जी वाइज भी समझेंगे। पहले मैं एनर्जी वाइज समझाने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा देर बाद फोर्स वाइज समझने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने यार ऐसी बातें पहले भी करी हैं, जैसे मैं कह दूं एक लिक्विड की कोई एक छोटी सी ड्रॉपलेट या कोई एक मॉलिक्यूल लेवल पे हम पूछें कि ये मॉलिक्यूल बाकी मॉलिक्यूल के साथ बंधा हुआ क्यों है। भाई पानी को अगर तुम हाथ से छिड़कते हो तो वो एक पूरा गुच्छा निकलता है या एक मॉलिक्यूल अलग निकल जाता है, गुच्छा निकलता है, एक मॉलिक्यूल थोड़ी निकलता है। तो इसका मतलब उनमें आपस में कोई ना कोई इंटरेक्टिव फोर्स है। तो मैं कह सकता हूं कि इस मॉलिक्यूल को अगल बगल वाले सारे मॉलिक्यूल से 3 डायमेंशन में चारों तरफ से अट्रैक्शन महसूस होता होगा। नहीं, नेट फोर्स 0 ही होगा, लेकिन चारों तरफ से अट्रैक्शन फोर्स, ये पूरे स्फेरिकल रीजन पे जितने मॉलिक्यूल उसकी सराउंडिंग में आएंगे वो सब उसको अट्रैक्ट करके बांध के रखते होंगे, तभी वो हमेशा यूनिटी में रहते हैं। ये तो बात हो गया यार जब मॉलिक्यूल बॉटम पे है। इसको मैं साइड व्यू दिखा देता हूं थोड़ा सा। इस कंटेनर में एक बूंद को चारों तरफ से फोर्स मिल रहा है। नेट फोर्स ऑब्वियसली 0 ही है, बट ये फोर्स केवल ये बताता है कि अगल बगल वाले इसको बांध के रखना चाहते हैं, खींच के रखना चाहते हैं। अब मुझे बता, जब ये मॉलिक्यूल कभी सरफेस पे जाता होगा, कभी सरफेस पे जाता होगा यार, अगर कोई माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेगा तो टॉप पे मॉलिक्यूल ही मॉलिक्यूल नजर आएंगे। ये फ्लैट जैसा कुछ नजर आना तभी तक है जब तक हम उसको मॉलिक्यूल लेवल पे नहीं देख रहे हैं। अगर मॉलिक्यूल लेवल पे ना देखें तो ऊपर मॉलिक्यूल ही मॉलिक्यूल नजर आएंगे और उनका अपना एक स्ट्रक्चर नजर आएगा कि ये ऐसे बबल के फॉर्म में बाहर निकले हुए हैं। तो हमें प्लेन नजर आता है क्योंकि हम इतना बारीक देख नहीं पाते हैं।
तो क्या पता है जब ये सरफेस पे जाता होगा तो ये जो लिक्विड का फोर्स है वो नीचे वाले डायमेंशन में सारे मॉलिक्यूल का तो रहता होगा, ऊपर वाला फोर्स, यार मॉलिक्यूल ही नहीं ऊपर तो ऊपर वाला फोर्स गायब हो जाता होगा। क्या जनता ये समझ पा रही? एयर का थोड़ी बहुत होता होगा, बट ये जो अट्रैक्टिव फोर्स मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का था वो नीचे होगा, ऊपर। अभी मैं कहता हूं यार इन सारे मॉलिक्यूल के फोर्स का नेट कहां आता होगा? नीचे। तो फिर ये नीचे क्यों नहीं चला जाता? अरे नीचे भी तो मॉलिक्यूल है, तो उन दोनों का अपना कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता होगा। जैसे नॉर्मल एक्शन एम मास के ब्लॉक को लगता है, वैसे ही कोई फोर्स इनको रोक देता होगा। लेकिन हाँ, ये फोर्स तो नीचे है, ये खिंचाव की स्थिति में जाना तो चाहता है नीचे, अभी जा नहीं पा रहा है तो कुछ और कारण है। लेकिन क्या ये मॉलिक्यूल चारों तरफ नीचे वाले फोर्स, या मैं कह सकता हूं नीचे वाले सारे फोर्सेस को ऊपर रहने नहीं देना चाहते? ऐसा माहौल नहीं है। इससे पता चलता है टॉप पे बने रहना इतना मुश्किल काम, इतना आसान काम नहीं होता है। अगर किसी को टॉप पे जाना है तो नीचे वाले उसको जबरदस्ती गिराने का प्रयास करते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई ऊपर। तो जो आज तुम्हें ऊपर नजर आ रहा है उसकी टांग खींचने वाले लोग भी बहुत सारे होते हैं, वो उन सब से पार पाके ऊपर पहुंचा है, यूं ही नहीं पहुंच गया है। ये मॉलिक्यूल बता रहा है कि अगर ये ऊपर पहुंचा है तो बता, जिस समय ये अंदर था तो इसको फोर्स की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब ये ऊपर जा रहा था तो ऊपर वाला टॉप फोर्स गायब था उस समय। सबसे ऊपर बने रहने का मतलब कि तुम्हारा कोई गाइड नहीं है, यही तो मतलब हुआ यार। अगर तुम दुनिया में सबसे ऊपर वाले स्टेज पे हो, सचिन तेंदुलकर हो, तो यार उसको तो हम भगवान का दर्जा दे चुके, तो उसके ऊपर कोई नहीं यार। उसको गुरु मिले होंगे लेकिन वो गुरु से ज्यादा आगे निकल गया ना यार, तो उसको केवल गिराने वाले ही लोग फिर बचे, उससे ऊपर उनको ले जाने लायक केवल वो खुद ही है। नहीं यार, ये सारे मॉलिक्यूल की कहानी है जो टॉप पे हैं। यानी दुनिया में जितने भी लोग टॉप पे नजर आ रहे हैं वो बहुत सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं, वो अपने अंदर से चीजें करके टॉप पे पहुंचे हैं, क्योंकि उनसे ऊपर कोई नहीं यार। ये सब ऊपर विराट कोहली और जो नजर आ रहे हैं वही हैं। खैर, मैं क्या बताने वाला था, हाँ, तो बता यार, जब नीचे से ऊपर जा रहा होगा ऑब्वियसली यार इनके अंदर रैंडम मोशन होते हैं, तो जो बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल होते होंगे वही नीचे से ऊपर जाते होंगे, क्योंकि वो अपनी स्पीड घटा के ही तो ऊपर पहुंचते होंगे। जब ये फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स के खिलाफ अपना मोशन कम करके ही तो ऊपर पहुंचते होंगे। ये कुछ वैसी बात है कि जैसे एम मास के एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर कम वेलोसिटी फेंकोगे तो कम ऊंचाई तक जाए, ज्यादा वेलोसिटी फेंकोगे तो ज्यादा पोटेंशियल जी गेन करता है ऊंचाई। वहां ऊंचाई में वो पोटेंशियल जी का भाव है। यहां क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के खिलाफ इसके अंदर कोई वेलोसिटी थी, और वेलोसिटी ऐसे रैंडम मोशन के चलते कुछ मॉलिक्यूल ऊपर पहुंच गए, तो क्या अपनी स्पीड यानी काइनेटिक एनर्जी खो के आए हैं, तो वहां कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी उसके अंदर डेवलप हो गई होगी। जैसे सोचो यार, एक स्प्रिंग से बंधे हुए मॉलिक्यूल को अगर एम मास के मॉलिक्यूल को तुम v स्पीड दोगे, तो जो जितना काइनेटिक एनर्जी का मॉलिक्यूल होगा वो उतना ही ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो क्या स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर करेगा। यहां स्प्रिंग जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन स्प्रिंग जैसा ही बिहेवियर ऐसा इसके अंदर आता है कि जितने भी टॉप पे मॉलिक्यूल हैं वो सब नीचे से खींच के रखे गए हैं, यानी इस समय वो बहुत स्ट्रेचिंग माहौल में है। आज ये ऊपर है, कल को कोई हो सकता है और ऊपर आएगा तो वो स्ट्रेचिंग माहौल में होगा। ऐसा नहीं कि जो ऊपर है वो हमेशा ऊपर रहेगा, वो तो मोशन चलता रहता है, लेकिन एक वक्त पे जितने भी ऊपर होते हैं वो सब वही पेन झेल रहे होते हैं जो उससे पहले वाले झेल रहे होते थे। क्या जनता समझ पा रही है? ऊपर बने रहना इतना आसान नहीं है यार, टॉप पे बना रहना सबसे चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि टांग खींचने वाले बहुत होते हैं और वो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, खिंचाव महसूस करते हैं। इसी खिंचाव का नाम क्या है? सरफेस टेंशन। ये मॉलिक्यूल में भी है, पानी के मॉलिक्यूल में भी है, इंसानों में भी है। टॉप पे बना रहना इतना आसान काम नहीं होता है, बहुत सेल्फ मोटिवेशन। तो यार जब वो नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं तो उस दौरान उनकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, या कह सकते हैं कि यार वो जो इंटरनल फोर्सेस हैं कोहेसिव वाले, वो वर्क डन करते हैं उस पे, ऑब्वियसली यार निगेटिव वर्क डन करते हैं, उसके अगेंस्ट जाके ऊपर वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस करके पोटेंशियल जी स्टोर कराते हैं। तो उसी स्टोर्ड एनर्जी का नाम क्या है? सरफेस एनर्जी। सरफेस के मॉलिक्यूल के अंदर जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है, उसी स्टोर्ड एनर्जी का नाम क्या है? सरफेस एनर्जी, है ना? क्या जनता समझ पा रही है? ये भाव दिमाग में ला पा रही है तो नोट भी कर लें।
हटा दे भाई लोग। तो अभी मैंने यार सरफेस टेंशन को थोड़ा सा क्वालिटेटिव फीलिंग देने को कोशिश करी है, अभी कोई मैथ्स इन्वॉल्व अभी तक नहीं हुई है। तो जब तक मैथ्स इन्वॉल्व नहीं होती तो उसको हम क्वालिटेटिव बोलते हैं, और जब मैथ्स इन्वॉल्व हो जाती तो उसको हम क्वांटिटेटिव कहते हैं। तो अभी हम क्या है, इसको क्वालिटेटिवली समझने का प्रयास कर रहे थे, और सरफेस टेंशन की जो डेफिनेशन अभी अभी आई थी वो क्वालिटेटिव डेफिनेशन थी। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल होने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या दिख रहा है, मैं ऐसे समझाऊंगा। सोचिए यार, मैं लिक्विड के सरफेस के टॉप मॉलिक्यूल की एक लाइन से इकट्ठा बात करने गया। एक साथ मैंने विराट कोहली, रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी सबसे एक साथ बात की कि कैसा महसूस कर रहे हो। तो सबने एक साथ बताया कि बहुत स्ट्रेचिंग महसूस कर रहे हैं, खिंचाव महसूस कर रहे हैं, कोई हमें टॉप पे बने रहना नहीं देना चाहता, ऐसा मतलब। तो यार एक लाइन ऑफ मॉलिक्यूल से अगर बात करोगे तो क्या बता, अगल बगल वाले सब उस पर खिंचाव पैदा कर रहे हैं। दूसरे लाइन ऑफ मॉलिक्यूल से बात करोगे तो वो भी खिंचाव, सब खिंचाव की स्थिति में। और वो खिंचाव एक्चुअली नीचे की वजह से आया, 3 डायमेंशनल डिस्कशन। ये जो मैं सारे फोर्सेस ये दिखा रहा था ऐसा, इसका अगर कोई नेट निकालेगा ऐसा आएगा, इसका नेट निकालेगा ऐसा आएगा। अब ये मॉलिक्यूल नीचे तो जा रहा है, लेकिन नॉर्मल एक्शन जैसा कोई फोर्स उसके एमजी को बैलेंस किया हुआ है। तो कुल मिलाकर इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक इधर आएगा, तो वो साइड वाइज खिंचाव की स्थिति में होगा, साइड वाइज। ये जो इसका कंपोनेंट नीचे आएगा वो बैलेंस हो रहा है, तभी तो ऊपर है, वो टिका हुआ है, कोई एक्सीलरेशन में थोड़ी है वो। तो उस खिंचाव की स्थिति में हम एक लाइन ऑफ मॉलिक्यूल से बात करेंगे तो कहेगा हमें दोनों तरफ से फोर्स महसूस हो रहा है जो हमें खींचना चाहता है। तो मान लिया एल लेंथ की एक लाइन ऑफ मॉलिक्यूल है जिसपे मुझे फोर्स पता करना था। मैंने पूरे लाइन ऑफ मॉलिक्यूल से पूछा कितना फोर्स लग रहा है, तो बोले कि नेट तो अभी, मैंने कहा कितना लग रहा है, तो नेट तो अभी भी 0 होगा, लेकिन इस तरफ भी और इस तरफ भी फोर्स तो है। तो कोई एक तरफ का फोर्स बता दो तो हम अंदाजा लगा सकते हैं तुम्हारे पेन का। भाई नेट तो 0 ही है, इधर इधर दोनों तरफ लग रहा है। तो उसने कहा कि 10 न्यूटन का फोर्स है 2 मीटर की लंबाई पे। 2 मीटर की लाइन में जितने मॉलिक्यूल हैं वो सब एक तरफ 10 न्यूटन का फोर्स झेल रहे हैं। नहीं, सरफेस टेंशन में है तो फोर्स झेल रहे हैं, तो उसके पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स है, इसको हम सरफेस टेंशन मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। सरफेस टेंशन क्या है कि यार पूरी लेंथ में नहीं, बस बल्कि उसके यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स है वो कितना, क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन। इसकी यूनिट क्या होना चाहिए, एस से डिनोट करते हैं या कभी कभी टी से डिनोट करते हैं, यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। अच्छा, जब भी पर वाली डेफिनेशन आती है तो अगला फॉर्मूला आता है, हमेशा जब कोई चीज पर वाली आती है तो अगला फॉर्मूला मल्टीप्लाई का आता है। यानी अगर इसके पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स एस है तो एल लेंथ पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, एस एल हो जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस एल। तो एस मेरे ख्याल से इसी पर्पस के लिए डिफाइन किया गया है कि अगर मुझे उसके पर यूनिट लेंथ का फोर्स पता हो तो हम बता सकते हैं कि एल लेंथ के मॉलिक्यूल कितना फोर्स महसूस कर रहे होंगे। कौन से मॉलिक्यूल, टॉप मॉलिक्यूल। ये कहानी केवल और केवल किन मॉलिक्यूल की है, टॉप मॉलिक्यूल, जो कि नीचे वालों से डिफरेंट हैं। नोट कर लिया भाई लोग। तुम लोग रिएक्शन जिस तरह के दे रहे हो उससे मुझे पता चल रहा है। तो यार अभी इस बात को समझने के लिए कि सरफेस टेंशन को हम अगर महसूस करना चाहें, मैंने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बताए थे।
बट फोर्स को महसूस करना चाहें, इसके भी कुछ तरीके हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है। एक पानी की हम एक मेम्ब्रेन क्रिएट करें। मेम्ब्रेन मतलब सोचा यार यहां पे मैंने एक स्लाइडिंग रॉड किसी वायर फ्रेम में रख रखा है, ये वायर फ्रेम है और यहां मैंने लिक्विड की एक फिल्म क्रिएट करी है। फिल्म समझते हैं जैसे हम लोग वो बबल वाला मेले से लेते हैं, इसमें डुबा के ऐसे बबल उड़ाते हैं, तो बबल फिल्म से बनी होती है। वो फिल्म फ्लैट भी क्रिएट करी जा सकती है, स्फेरिकल भी क्रिएट करी जा सकती है। तो फिलहाल ये कैसी फिल्म है? फ्लैट फिल्म है। तो यार अगर इस फ्लैट फिल्म को तुमने यहां क्रिएट कर रखा है और ये रॉड स्लाइड करने की स्थिति में है, तो तुम देखोगे यार ये स्लाइड करते करते धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अगर ये सही में स्लाइड करने की स्थिति है तो इससे पता चलता है इसका मतलब कोई ना कोई इसको लेफ्ट फोर्स लगा रहा है। सीधी सी बात है, अगर ये एल लेंथ का है और इसका सरफेस टेंशन एस है तो कितना फोर्स लग रहा होगा? कितना फोर्स लग रहा होगा? कितना फोर्स लग रहा होगा? एस एल। तो मैं बता दूं यार, एक मेम्ब्रेन, एक फिल्म की एक सरफेस नहीं होती है। एक फिल्म की तुम कितनी भी पतली फिल्म क्रिएट कर दो, उसके बीच में भी लाखों मॉलिक्यूल का फासला होगा। तो एक सरफेस ऊपर होगी और एक सरफेस, तो पता है इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा? 2SL का फोर्स लग रहा होगा। खैर, तो अगर मुझे इसको रोक के रखना है तो क्या एक एजेंट को कहां फोर्स लगाना चाहिए? आगे। अगर इसको जीरो एक्सेलेरेशन पे लाना है तो F एजेंट कितना होना चाहिए? 2SL। अगर ये फोर्स नहीं लगाओगे तो ये मेम्ब्रेन श्रिंक होके खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेचिंग बिहेवियर है। दो सरफेस डबल फोर्स। एक और चीज है, जैसे तुमने एक फिल्म क्रिएट कर दी, यहां तुम यार एक धागा ऐसे गिरा दो, धागे में अंदर की फिल्म फोड़ दो, धागा थोड़ी देर में गीला हो जाएगा, फिर अंदर की फिल्म फोड़ दो। मेम्ब्रेन अंदर की फोड़ दी है, लेकिन धागे ने अपने आप को फिल्म से चिपका रखा है, तो इधर वाले मॉलिक्यूल तो अभी भी बचे हैं। ये किस तरह से फोर्स लगा रहे होंगे? क्या ये स्ट्रेच बिहेवियर है? तुम थोड़ी देर में देखोगे यार इस फिल्म में धागा कैसा हो गया है? सर्कुलर हो जाएगा। और सर्कुलर होने के पीछे का रीजन क्या है? कि ये सारे फोर्सेस उसको खींचते खींचते बाहर ले आए हैं। तो तुम देखोगे यार यहां सब जगह फिल्म है, अंदर की फिल्म मैं फोड़ चुका हूं और ये एकदम सर्कुलर नजर आएगा। ये भी बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस है जिससे हम देख सकते हैं। खैर, यहां अगर कोई पूछे नेट फोर्स कितना है तो ऑब्वियसली वो फोर्स कितना होगा? 0। लेकिन अगर स्केलर सम ऑफ फोर्स की बात करें तो कितना होगा? बताए स्केलर सम ऑफ फोर्स क्या होगा? सम ऑफ फोर्स, स्केलर सम ऑफ फोर्स या थ्रस्ट कह सकते हैं उसको, कितना होगा? है S इंटू 2πr, ये ऊपर वाले में, और S इंटू 2πr अंदर वाले में, S इंटू 4πr फोर्स लगेगा, स्केलर सम ऑफ फोर्स। लेकिन अगर कोई F नेट वेक्टर पूछे तो क्या होगा? 0 होगा। क्या इस तरह की बातें हम कर सकते हैं S की मदद से? सोचा यार ऐसा हमने एक वायर का फ्रेम बना लिया है, उसके ऊपर एक और मेटल का रॉड रखा है और इसके बीच में एक फिल्म क्रिएट करी है। फिल्म नहीं क्रिएट हो तो हम लोग उसमें सोप वोप का कुछ, शैम्पू एम्पू का कुछ यूज कर सकते हैं, उसके बाद क्रिएट हो जाएगी। फिल्म क्रिएट करने के बाद हम क्या देखेंगे कि ये रॉड खिसकना शुरू कर देगा अंदर की तरफ। क्यों? अरे यार मेम्ब्रेन के अंदर स्ट्रेचिंग बिहेवियर होता है कि नहीं? तो फोर्स तो सब जगह लग रहा होगा, लेकिन वो वायर फ्रेम फिक्स है, ये वायर स्लाइड करने के लिए फ्री है, तो ये कहां जाने लगेगा? अंदर। तो अगर हम इसको रोक के रखना चाहते हैं तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जितना मेम्ब्रेन पीछे लगा रही है उतना हमें आगे लगाना पड़ेगा। क्या जनता समझ पा रही है? कोई दिक्कत है भाई लोग? तो ठीक है यार, इसके आगे कहानी अगली क्लास में करते हैं हम लोग।